हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। काफी छोटा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर है, तो फटाफट इसे रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर में से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट, तो अच्छे से कीजिएगा, फटाफट हो जाएगा, मजा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Audit planning. Planning an audit involves establishing the overall audit strategy and developing an audit plan. ऑडिट प्लानिंग के अंदर दो चीजें कवर अप होती है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है एंड ऑडिट प्लानिंग। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमें काम क्या करना है, स्कोप क्या है, कितनी टाइम फ्रेम टाइमलाइन क्या है, उस हिसाब से रिसोर्सेज को कहां अलोकेट करना है, कौन क्या काम करेगा, वो सिर्फ वाइडर टर्म में हम चीजें डिसाइड करेंगे, वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कहलाई जाएगी। प्लानिंग होगा वो डिटेल्ड होगा, देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, उस हिसाब से प्लानिंग बनेगा। राइट, प्लानिंग है उसमें हम इन डिटेल डिसाइड करेंगे कि कौन क्या चीजें करेगा, कौन सी चीजें होगी, किसका ऑडिट में क्या क्या कौन से एरियाज कवर अप करने हैं, उस एरियाज में क्या क्या चीज देखनी है, वो सब कुछ इसमें डिसाइड किया जाएगा। ऑडिट प्लानिंग से भी डिटेल्ड होगा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम होगा, राइट, उनका स्कोप काफी न्यारा होगा, वो पर्टिकुलर आइटम पर्टिकुलर एरिया को ही कवर अप करेगा, पर उस एरिया में क्या क्या चीज होगी, क्या सैंपलिंग होगा, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स होगी, कौन सा पर्सन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर करेगा, वो सब कुछ इन डिटेल होगा। मतलब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, उससे डिटेल्ड होगा ऑडिट प्लान, उससे डिटेल्ड होगा ऑडिट प्रोग्राम। राइट, डिटेलिंग बढ़ती जाएगी बट जो स्कोप होगा वो नैरोवर होता जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी वाइडर टर्म है, उससे नैरोवर टर्म है ऑडिट प्लानिंग, और उससे नैरोवर टर्म है ऑडिट प्रोग्राम, बट डिटेलिंग सभी में बढ़ता जाए। राइट, तो ये है इसमें हम कवर अप करने वाले हैं। एज वेल एज मटीरियलिटी, जो ऑडिट मटीरियलिटी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी इसमें कवर अप करेंगे। चलिए, audit plan to conduct an effective audit. The auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Plans should be based on knowledge of the client's business. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपने भी अपने पढ़ाई के लिए प्लानिंग किया होगा, तो ऑडिट में भी वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इफेक्टिव ऑडिट हो पाएगा और हम एफिशिएंटली सारे ही चीजें मैनेज कर पाएंगे, और वो टाइमली मैनर में, क्योंकि ऑडिट भी एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना नेसेसरी होता है, इसीलिए वो टाइमली मैनर में काम हो पाएगा। राइट, और प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे, हमें नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट में क्या हो सकता है, कैसे रिस्क है, हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, उस हिसाब से हम प्लानिंग कर पाएंगे। राइट, तो उस हिसाब से प्लानिंग होगा। प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। बहुत सारी चीजें प्लानिंग में कवर अप होगी, बट एटलीस्ट उसमें ये 4 चीजें जो यहां पर दी गई है वो तो होनी ही चाहिए। एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। हमें क्लाइंट जो है, राइट, उनकी अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, वो समझना रहेगा। हम नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस सबसे पहले ही करेंगे, क्योंकि क्लाइंट को समझना, क्लाइंट के बिजनेस को समझना काफी जरूरी है, उसी हिसाब से हम प्लान कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो वो चीज करेंगे। Then establishing the expected degree of reliance to be placed on internal control. हमें internal control के ऊपर कितना रिलाई करना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। अगर आपने प्रीवियस सेशन रिलेटिंग टू द ऑडिट सैंपलिंग ऐसे 530 अगर देखा होगा तो याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि अब जो भी चीजें हम ऑडिट में करते हैं वो पूरा ही रूटीन वाउचिंग नहीं करते हैं, वो काफी कम हो गया है। राइट, हम सैंपल बेसिस पर रूटीन वाउचिंग करते हैं, बाकी एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर भी फोकस चला गया है, जो ऐसे 520 उससे पहले हमने डिस्कस किया था। राइट, अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी। तो उस हिसाब से हम सैंपलिंग बेसिस पर काम करते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर पर भी काम करते हैं। तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होने काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो सारे ही जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सारे ही ज्यादा रिलायबल होंगे, ज्यादा रिलेवेंट होंगे। तो हमें यहाँ पर यह भी देखना रहेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स पर हम कितना रिलाई कर सकेंगे। Determining and programming the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed. हमें कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा, वो भी हम प्लानिंग में डिसाइड करेंगे। वो भी कवर अप होगा। एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, और जो सारे वर्क हमें करने हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन इसमें कवर अप होगा। तो 4 चीजें हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज है,
अकाउंटिंग सिस्टम है, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल्स जो भी है क्लाइंट के वो समझना रहेगा, उसका नॉलेज लेना है। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल पर हम कितना रिलाई कर सके उसके लिए प्रोसीजर करनी होगी। थर्ड, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, राइट। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्दर ऑडिट। जैसे जैसे हम ऑडिट करते जाएंगे वैसे वैसे प्लान डेवलप भी होगा और रिवाइज भी होगा। आप भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी प्लान एक बार बनाया होगा, बट जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे चेंजेस होते रहते हैं, तो ऑडिट में भी वही होगा। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट। देन बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स है ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। काफी सिंपल है, प्लानिंग आपको पता ही है, आपने 12th वगैरह में पढ़ा ही होगा, राइट। ये जो ओसी वगैरह है, बीएसटी वगैरह है, उसमें आता ही था, उससे काफी सिमिलर है। भले ही रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यहाँ पर जो बेनिफिट्स है, बट वो काफी इजी है, आप समझ सकते हैं, और इसके पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, राइट। तो आप ये अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, ऑडिट स्ट्रेटेजी, overall audit strategy, assistance to auditor. Overall audit strategy sets the scope, timing and direction of the audit and guides the development of the more detailed plan. तो overall audit strategy में क्या होगा, इसमें तीन चीजें कवर अप होगी। एक तो स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है, और डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट हम सेट करेंगे, और इसके बेसिस पर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनेगा, राइट। ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये याद रखिएगा। फिर उसके नीचे वही चीज है, रीड करने की जरूरत नहीं है, ये आप कैंसिल कर सकते हैं। The process of establishing overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedure, such matters. ये जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो ऑडिटर को हेल्प करेगा कुछ चीजें डिसाइड करने में। वो चीज क्या है वो नीचे 4 दी गई है, बट सब्जेक्ट टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिटर ने क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया है उस बेसिस पर होगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है वो हमने चैप्टर 3 के फर्स्ट पार्ट SF500 के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप ऊपर लिंक जो है वो देख सकते हैं, राइट। आगे के रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद ये देखना ज्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ लिंक उसकी हो सकती है। चलिए, तो वो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है उसके बेसिस पर वो कंडीशन को ध्यान में रख के हम ये चीजें देख रहे हैं। द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कौन से रिसोर्सेज मतलब हमें किस एरियाज के लिए नेसेसरी है वो डिसाइड करेंगे, सच एज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरियाज और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स। हमें स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, तो कौन से रिसोर्सेज हमारे कौन से एरियाज के लिए होंगे वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि जिसमें रिस्की एरिया है वहां पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कितने रिसोर्सेज, हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एरिया, सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइन्ड टू ऑब्जर्व द इन्वेंटरी अकाउंट एट मटेरियल लोकेशन, the extent of review of the auditor's work in case of a group audits, or the audit budget in hours to allocate the high risk areas। कितनी hours required है कौन से एरियाज के लिए वो भी डिसाइड करेंगे, और hours के बेसिस पर हमें रिसोर्सेज का पता चलेगा कितने रिसोर्सेज हमें कहां पर डिप्लॉय करने चाहिए। तो पहला था रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक एरियाज, किस एरियाज के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सेकंड, हाउ मच रिसोर्सेज टू बी रिक्वायर्ड टू बी डिप्लॉयड, when these resources are to be deployed, कब हम उसे डिप्लॉय करेंगे, such as whether at interim audit stage और key cut off dates। इंटरिम ऑडिट स्टेज मतलब हो सकता है कि हम 23-24 का ऑडिट कर रहे हैं और अक्टूबर में फ्री हो गए तो तभी आर्टिकल्स को लगा दिया ऑडिट करने के लिए, राइट। तो वो इंटरिम ऑडिट डेट हो गया। या फिर की कट ऑफ डेट मतलब इन्वेंटरी है तो वो जनवरी 31 मार्च को किया जाता है, तो की कट ऑफ डेट या फिर ईयर एंड के बाद लगाएंगे। किस तरह से डिप्लॉय करना है मतलब कौन से टाइम पे डिप्लॉय करेंगे वो भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में डिसाइड होगा। एंड हाउ मच resources are how such resources are managed, directed and supervised, such as when team briefing and debriefing meetings are expected to be held, how engagement partner and manager reviews are expected to take place, for example on site or off site, and whether to complete engagement quality control reviews। किस तरह से ये रिसोर्सेज होंगे वो मैनेज होंगे, डायरेक्ट करेंगे, उनको डायरेक्शन दी जाएगी और सुपरवाइज किए जाएंगे, वो भी हम डिसाइड करेंगे। मतलब कि एंगेजमेंट पार्टनर या फिर मैनेजर है कब वो विजिट करने जाएंगे, कब उनका वर्क रिव्यू करेंगे, वो क्लाइंट के प्लेस ऑन साइट जाके या फिर जो सीए की फॉर्म है, ऑडिटर की फॉर्म है वहां पर जाके चेक करेंगे, वहां पर ही चेक करेंगे, वो डिसाइड करेंगे।
ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग जो है ब्रीफिंग मतलब पहले जो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ब्रीफिंग कि क्या ऑडिट करना है, डीब्रीफिंग वो होने के बाद क्या किया है सभी रिसोर्सेज ने वो बताया जाएगा। तो वो सारी मीटिंग्स कब रखेंगे, कब कौन सा रिव्यू होगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कब होगा, वो सारी चीजें भी डिसाइड की जाएगी। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर 4 चीजें कवर अप होगी। प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर जो है प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, वो क्या क्या असिस्ट करेंगे ऑडिटर को। तो 4 चीजें, एक तो रिसोर्सेस कहां पर डिप्लॉय करने हैं, कौन से एरियाज के लिए। सेकंड, हाउ मच रिसोर्सेस टू बी डिप्लॉयड। थर्ड, व्हेन टू डिप्लॉय सच रिसोर्सेस। एंड फोर्थ, मैनेजमेंट, मैनेजिंग द रिसोर्सेस, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द रिसोर्सेस, राइट। ये 4 चीजें कवर अप होगी। ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अच्छे से कीजिएगा, ये इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा। In establishing the overall audit strategy, the auditor shall identify the characteristics of the engagement that define its scope. एंगेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसके बेसिस पर स्कोप डिसाइड हुआ है, स्कोप डिफाइन हुआ है, वो देखने रहेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने हैं, उस बेसिस पर हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से कीजिएगा। इवन ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। Expected audit coverage including the number and location of the components to be included. ऑडिट का कवरेज क्या है, कौन सा, कितने नंबर ऑफ लोकेशंस हमें चेक करने चाहिए, जो मटेरियल होंगे, ब्रांचेस कितनी है, राइट, वो सब कुछ हमें देखना होगा। साइट्स वगैरह है तो कितने हैं, उनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। देन नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कौन सा सेगमेंट्स है, किस किस सेगमेंट्स को हमें ऑडिट करना रहेगा, और क्या किसी के लिए हमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, डिसाइड करेंगे। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट्स, फॉर एग्जांपल ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हमें प्रीवियस ईयर के जो ऑडिट के एविडेंसेस मिले हैं, उससे क्या हम इस बार यूज कर सकते हैं। लाइक रिस्क असेसमेंट और इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है, वो हमने SF500 डिस्कस किया था, तब बताया था कि रिस्क असेसमेंट एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एवरी ईयर करना नेसेसरी नहीं है, हम उसमें प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो तब हम प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंसेस को कंसिडर करेंगे या नहीं, वो हमें देखना रहेगा, राइट। तो पहला जो पॉइंट था ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें था आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, राइट, कि उसके बेसिस पर हम स्कोप डिसाइड हुआ है वो देखेंगे। उसके एग्जांपल्स थे, देन ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required। रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और टाइमिंग ऑफ द ऑडिट क्या है और कम्युनिकेशन कौन सा नेचर का रिक्वायर्ड है, उसके एग्जांपल्स है। एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज इंटरिम एंड फाइनल स्टेजेस, जो भी एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कब उन्हें फाइनल रिपोर्टिंग चाहिए, इंटरिम रिपोर्टिंग, मतलब कौन सा स्टेजेस पर काम हो रहा है, लाइक P&L की आइटम्स चेक कर ली, बैलेंस शीट की आइटम्स चेक कर ली, उस तरह से भी हो सकता है। और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट कब खत्म हो जाएगा वो भी बताना रहेगा, उस हिसाब से हमारा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स with management and TCWG to discuss the nature, timing and extent of audit work। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के साथ या फिर TCWG के साथ हमें डिस्कस करना रहेगा कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा। The discussion with management and TCWG regarding the expected type and timing of reports to be issued and other communications, both written and oral, including the auditor's report, management letters and communication to TCWG। मैनेजमेंट है, TCWG है, राइट, उनके साथ एक्सपेक्टेड टाइप एंड रिपोर्ट क्या होगा, राइट, टाइमिंग क्या होगा रिपोर्ट का, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट वगैरह कब किस तरह से दिए जाएंगे, रिटर्न, ओरल वगैरह सब कुछ चीजें डिस्कस की जाएगी, उस हिसाब से भी पता चलेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होगा। The discussion with management regarding the expected communication on the status of audit work throughout the engagement। engagement जिस तरह से चलती रहेगी, मतलब राइट, धीरे धीरे फेजेस वाइज या फिर जिस तरह से ऑडिट आगे चल रहा है, राइट, उस हिसाब से हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना रहेगा, उनको अपडेट करते रहना होगा, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट जो हमारा था, राइट, ascertaining the reporting objectives,
टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। उसके बेसिस पर भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पता चलेगी, क्योंकि कब हमें उनको रिपोर्ट करना है, उस हिसाब से कौन से रिसोर्सेस कब कहां पर डिप्लॉय करेंगे, सुपरवाइज रिव्यू वगैरह कब होगा, वो सब कुछ डिसाइड हो पाएगा। आप ये जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के जो पॉइंट्स है, राइट, उससे आपको यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए ना उसके पहले, राइट, उनके साथ कनेक्ट करना होगा तो ज्यादा समझ में आता जाएगा। चलिए, देन थर्ड पॉइंट, consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team effort। ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लग रहे हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट टीम है, उनके एफर्ट्स यहां पर जाने चाहिए। जो चीज मटेरियल लग रही है, जहां पर रिस्की एरियाज लग रहे हैं, फ्रॉड रिस्क हो सकता है, वहां पर एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स लगाए जाएंगे। तो वो जो भी फैक्टर्स हमें लग रहे हैं उसको ध्यान में रख के ऑडिटर ऐसा प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा और उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि कहां पर वो चीजें होनी चाहिए। Then consider the results of preliminary engagement activities and where applicable, whether knowledge gained on other engagements performed by the engagement partner for the entity is relevant। जो हमारे प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की थी, लाइक रिस्क असेसमेंट है, तब हमने नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस वगैरह लिया था, रिस्क असेस किया था, उस हिसाब से, या फिर अगर प्रीवियसली कोई भी एंगेजमेंट में या फिर अदर एंगेजमेंट जो भी हमने की थी उसमें से कोई भी अगर एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसे भी कंसिडर करना रहेगा। उस हिसाब से भी हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज वेयर देयर मे बी हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो एरियाज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद रिस्क ज्यादा हो सकता है। रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स दैट इन्वॉल्व्ड इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग the nature of identified deficiencies and actions taken to address that। मतलब प्रीवियस ऑडिट के जो भी रिजल्ट्स मिले हैं, राइट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी है, और किस तरह से उसे एड्रेस किया गया है, वो भी सारी चीजें समझनी रहेगी, क्योंकि जहां पर डेफिशिएंसीज हो सकती है उस एरियाज पर फोकस किया जा सकता है, वहां पर टीम के एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं। Volume of transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control। कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, जहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होगा वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि 100% तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे से करना सर होगा, वहां पर कुछ गलत हो सकता है, राइट। तो उस तरह से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश हो पाएगी। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement। और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट किस तरह से डिसाइड होगा, तो उसके लिए भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करने में हेल्पफुल होगा। The selection of engagement team and the assignment of audit work to the team members, including the assignment of appropriately experienced team members to areas where there may be higher risk of material misstatement। जहां पर higher risk of material misstatement होंगे वहां पर हम resources ज्यादा डिप्लॉय करेंगे, उस तरह से experienced resources को कवर अप करेंगे, राइट, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी रहेगी। Engagement budgeting including considering the appropriate amount of time to set aside for areas where there may be higher risk of material misstatement। सिंपल, तो 5 पॉइंट्स यहां पर है जो इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उसके लिए 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट के जिसके बेसिस पर स्कोप डिफाइन हुआ है। सेकंड वन, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइमिंग क्या है एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। देन थर्ड, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लग रहा है कि एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कहां पर होने चाहिए। देन फोर्थ, जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की है और प्रीवियस या फिर जो भी अदर असाइनमेंट्स की है उसके बेसिस पर हमें क्या लग रहा है कि कहां पर हमें फोकस करना चाहिए। एंड द लास्ट, ascertain the nature, timing and extent of resources to be deployed, राइट। ये सारी चीजें कवर अप होती है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के एस्टेब्लिशमेंट में। ये डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में इनके एग्जांपल्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से कीजिए। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, इसमें से एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट पूछ सकते हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, राइट। वो एक के बाद एक हो ऐसा नहीं है, एक में चेंज दूसरे में भी चेंज आएगा। Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objective through the efficient use of the auditor's resources।
जनरली जो पहली बार होगा उसमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, फिर ऑडिट प्लान बनेगा, राइट किस तरह से रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, उनके बाद डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाया जाएगा. The establishment of the overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated since changes in one may result in consequential changes to the other. ये डिस्क्रीट मतलब एक दूसरे से अलग या फिर सीक्वेंशियल, एक के बाद एक हो, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी फिर ही प्लान, ऐसा नहीं होगा. हाँ, पहली बार जब बनेगा तब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसके बेसिस पर ऑडिट प्लान बनेगा. बट ऑडिट प्लान में चेंज हुआ तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी चेंज होगा. एक में चेंज दूसरे में भी चेंज लाएगा. तो इंटर रिलेटेड है, राइट, सिंस चेंजेस इन वन may lead to the consequential changes to the other. तो यहाँ पर जो इंटर रिलेटेड है, कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस है, नॉट डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस, राइट. ये सारी ही चीजें एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट. तो ये पॉइंट इस तरह से देखना. डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान में क्या कवर अप होगा? ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान that shall include a description of, तीन चीजें कवर अप होगी ऑडिट प्लान के अंदर. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज डिटरमाइंड अंडर एस 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट through understanding of entity and its environment. ऐसे 315 है, right? Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding entity and its environment, right? तो जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन समझी थी वो भी कुछ इसी तरह से थी. टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड the entity and its environment including its internal control, to identify and assess the risks of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level. तो ऐसे 315 है, उसी की रिक्वायरमेंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना. तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो करनी है उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हमारे प्लान में कवर अप होगा. Then the nature of timing, extent and nature, timing and extent of plan for the audit procedure at the assertion level as determined under SA 330, auditors responses to assessed risk. जिस तरह से हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की उसके बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर. सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो वो सब कुछ का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा वो हम ऐसे 330 के बेसिस पर करेंगे. ऐसे 330 है तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क. पहले ऐसे 315 के बेसिस पर हम रिस्क असेस करेंगे और उस रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए ऐसे 330 है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमने ऐसे 500 के साथ डिस्कस किया था, राइट. तो उसमें भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा वो भी हमें प्लानिंग में डिसाइड करना रहेगा. And other planned audit procedure that are required to be carried out so that the engagement complies with SS. और दूसरी कोई प्रोसीजर भी अगर रिक्वायर्ड है SS को फॉलो करने के लिए तो वो भी हम कवर अप करेंगे, राइट. तो ये तीन चीजें होगी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर एस 315, देन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर एस 330 एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय द SS, राइट. ये ऑडिट प्लान के डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. The audit plan is more detailed than overall audit strategy. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं. That includes the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by engagement team members. Planning for this audit procedures take place over the course of the audit as the audit plan for the engagement develops. Simple? चलिए ये आप एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा. फिर है नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस. क्लाइंट का बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना नेसेसरी है. एज पर ऐसे 315 जो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं उसी का नाम क्या है, राइट. आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. वहां पर हमें एंटिटी के बारे में और उनके एनवायरनमेंट के बारे में ही अंडरस्टैंडिंग लेनी है. तो इस पर ऐसे 315 हमें क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना काफी नेसेसरी है, राइट. तो उसी के हिसाब से नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस दिया गया है. It is one of the important principles in developing an overall audit plan. In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. As per SA 315, identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment, the auditor shall obtain an understanding of the following. यहाँ पर 5 चीजें कवर अप हुई है knowledge of the client's business के लिए, वो हमें एस पर SA 315 कंसिडर करनी रहेगी, राइट. ये 5 पॉइंट्स काफी सिंपल है, उसके अंदर भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो वो अच्छे से करना रहेगा. First, relevant industry, regulatory and other external factors, including the applicable financial reporting framework. हमें
क्लाइंट के बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना रहेगा, रिलेवेंट इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी एंड अदर लीगल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर से वो क्या एप्लीकेबल है, और उनको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, वो चीजें हम समझनी रहेगी। The competitive environment, including demand, capacity, product, and price competition, as well as cyclical and seasonal activity, right? जो भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, डिमांड, सप्लाई, कैपेसिटी वगैरह क्या है, वो सारी चीजें समझनी रहेगी। सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, सच एज टाइप्स ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर्स, रिलेटेड पार्टीज, यूनिफाइड बाइंग ग्रुप्स एंड द रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद दोस एंटिटीज। सप्लायर कस्टमर कौन हो सकता है, टाइप ऑफ सप्लायर कस्टमर, वो सारी रिलेटेड पार्टीज होगी या वगैरह, वो समझना रहेगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सच एज दोस रिलेटेड टू द एंटिटीज प्रोडक्ट्स, एंटिटी के प्रोडक्ट के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है। एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट, इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन एंटिटी ऑपरेशन, राइट। यहाँ पर एग्जांपल से उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें कवर अप होगी जो रिलेटेड टू द रेगुलेटरी relevant industry, regulatory and other external factors including applicable financial reporting framework को समझने के लिए necessary होगी, right? Second point, हमें क्या समझना है, nature of the entity including its operations, ownership and governance structure। मतलब हमें एंटिटी का नेचर समझना है, उसके लिए ऑपरेशंस वो क्या काम करते हैं, राइट, मेन ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है। देन ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कौन किस तरह से ओन कर रहा है और गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। देन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लान्स टू मेक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज, एंटिटी कहां पर इन्वेस्ट कर रही है, राइट, और किया है या फिर प्लान्स टू मेक, राइट, या फिर प्लानिंग कर रही है इन्वेस्टमेंट का, इंक्लूडिंग स्पेशल पर्पस एंटिटीज। कई बार स्पेशल पर्पस एंटिटीज होती है, वो स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए ही एस्टेब्लिश की जाती है, तो उसमें भी पूरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड द वे दैट द एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस, किस तरह से एंटिटी है वो स्ट्रक्चर हुई है और उन्हें कहां से फाइनेंस मिल रहा है। यहां से हमें सब कुछ क्या पता चलेगा, to enable the auditor to understand the classes of transactions, account balances and disclosure to be expected in the financial statement। ये सारी चीजें समझने से हमें पता चलेगा कि किस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, किस अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें पता चलेगी। नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशंस, देन ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, देन इन्वेस्टमेंट्स एंड दे आर प्लानिंग टू मेक इट इंक्लूडिंग इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज, एंड ये जो इनके जो हाउ इट इज फाइनेंस, राइट, इनका स्ट्रक्चर क्या है एंटिटी का और उनका फाइनेंस कहां से मिल रहा है, वो सारी चीजें समझनी रहेगी। ये सारी चीजें समझने से क्या क्या ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस और डिस्क्लोजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमें पता चलेगा, राइट। उसके एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ एन एंटिटीज अर्निंग कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई risk of material misstatement related to valuation of certain products or lines of business or areas that may be more susceptible to the management fraud। ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है, कहां पर कुछ गलत हो सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस है, वो सारी चीजें पता चलेगी। Understanding key supplier and customer relationship can help us identify potential related parties और रिस्क रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रिलेटेड पार्टीज कहां पर हो सकती है और रिस्क कहां पर हो सकता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह में। An entity with components in multiple tax jurisdictions resulting in additional risk of misstatement in the tax accounts। कहां पर अगर components बहुत सारे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट किया है या फिर उनको जो फाइनेंस मिल रहा है वो किसी और से मिल रहा है, तो वो रिलेटेड पार्टीज होगी और वो शायद हो सकता है कि नॉन टैक्स जुरिस्डिक्शन, टैक्स 7 कंट्रीज में हो, तो वहां पर टैक्स इवेशन के लिए भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं। An acquisition may result in complex structure of holding companies to achieve benefits to the shareholders, giving rise to significant intercompany transaction which may give rise to material misstatement due to fraud or error, right। complex structure establish करके हो सकता है कि किसके benefit के लिए transactions किए जाते हो। Transaction outside the entity's normal course of business may include complex equity transaction regarding leasing of premises or the rendering of management services by the entity to another party when no consideration is exchanged। transaction under contract with terms that change before expiration should be studied in depth। मतलब कि रिलेटेड पार्टीज के बारे में यहाँ पर ज्यादा है, रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वो रिस्क वाले हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकता है। हमने ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज है उसमें भी ये सारी चीजें के बारे में थोड़ा सा समझा था, उनके ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए, राइट। तो ये सब कुछ पता चलेगा अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग जो 4 चीजें थी वो देखेंगे, right। Third point relating to the knowledge of client's business
Entities selection and application of accounting policies, including the reasons for change thereto. कौन सी सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, और अगर उसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस क्यों कर रहे हैं वो भी हमें समझना रहेगा. Auditor shall evaluate whether the entity's accounting policies are appropriate for its business and consistent with the applicable financial reporting framework and accounting policies used in relevant industries. जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं उनके बिजनेस के बेसिस पर, और जो भी इंडस्ट्री में काम कर रही है उसके हिसाब से, और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से वो बराबर है कि नहीं वो हमें देखना रहेगा. एग्जाम्पल, we use our understanding of the entity's accounting principles, financial reporting policies, or disclosure to help us to determine the need to involve a specialist to help perform audit procedures related to particular disclosures such as pension disclosure. उनकी पॉलिसीज को समझने से हमें क्या पता चलेगा कि क्या हमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेंशन प्लान है, एक्चुअली भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बहुत सारे जो भी प्रोविजंस है वो उसके लिए हेल्प करता है, तो हमें एक्चुअली के रिपोर्ट को कंसिडर करना रहता है, तो उसके लिए भी हमें पता चलेगा. The effect on our audit of significant new or revised disclosures that may be required as a result of change in the entity's environment, financial condition or activities, such as a change in the segments for the reporting of segment information arising from significant business combination. कुछ भी रिवाइज्ड या फिर न्यू डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, कोई भी चेंजेस हुए हैं, तो वो सब कुछ क्या बराबर है कि नहीं वो सब कुछ हमें देखना है. राइट, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया, सेगमेंट के वजह से या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन अमालगमेशन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, वो सब कुछ हमें पता चलेगा. Management determines that most of the entity's competitors have adopted an accounting policy that different from the adopted by the entity. ये भी हमें देखना रहेगा कि जो उनके कॉम्पिटिटर है इंडस्ट्री में जिस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोजर होते हैं क्या ये एंटिटी ने उसी तरह से किए हैं या नहीं, अगर उसमें डिफरेंस है तो क्यों ऐसा किया वो हमें समझना रहेगा. After evaluation, management determines that the alternative accounting policy is generally adopted and further determines that the alternative accounting policy preferable as it will result in greater comparability and result in reliable and more relevant information. Management therefore decides to change the entity's accounting policy. हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री कुछ अलग तरीके से कर रही है और मैनेजमेंट को हम बताएं तो मैनेजमेंट को शायद वो सही भी लग सकता है और वो चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि उनसे कंपेरेबिलिटी रिलायबिलिटी वगैरह ज्यादा बढ़ जाए, तो वो हो सकता है. ये था थर्ड पॉइंट रिलेटिंग टू द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. फोर्थ, entities objectives and strategies and those related business risks that may result in risks of material misstatement. एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज क्या है, उसके रिलेटेड बिजनेस रिस्क क्या है कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकते हैं, तो वो हमें समझना रहेगा. If one of the management's objective is to grow the business, management may develop a strategy of steady but regular growth through specific marketing campaigns and development of new markets. Alternatively, management may develop a more aggressive, complex strategy of acquiring competitors. Each of these strategies give rise to differing business risk and potentially differing risks of material misstatement. हो सकता है कि एंटिटी को एक स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन करती हो तो वो अच्छे से चल रहा हो, कई बार एग्रेसिव मार्केटिंग भी हो सकता है कि कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लेना, तो किस तरह से है वो हमें देखना है क्योंकि सभी चीजें का किसी ना किसी तरीके से बिजनेस रिस्क हो सकता है, तो वो हमें समझने और डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होगा. एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल बिजनेस रिस्क इंक्लूड फेलियर टू कीप अप टू डेट न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज. हमारे प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज, सर्विसेज है वो अप टू डेट नहीं है. एक्सेसिव रिलायंस ऑन की सप्लायर प्रोडक्ट और इंडिविजुअल सच एज द ओनर, किसी के ऊपर ज्यादा ही रिलायंस होना, तो अगर वो चला गया तो खत्म बात. लैक ऑफ पर्सनल विथ एक्सपर्टीज टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द इंडस्ट्री, then insufficient or excessive production capacity caused by inaccurate estimation of demand. इनएक्यूरेट डिमांड एस्टिमेशन की वजह से कैपेसिटी ज्यादा या कम हो सकती है, दोनों ही नुकसान ला सकती है, रिस्क हो सकता है. लॉस ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू एंटिटीज इनएबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल कोवेनेंट्स. फाइनेंशियल कोवेनेंट्स एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशंस थी, उसका ब्रेच वो बराबर फॉलो नहीं हो पाया, उस वजह से फाइनेंसिंग का लॉस हो सकता है, उनके पास से वो बोरोइंग फैसिलिटी ही चली गई, ऐसा हो सकता है. ये चीजें, ये जो एग्जांपल्स है वो हमने SF 570 गोइंग कंसर्न को भी अफेक्ट कर सकते हैं. ये इवेंट्स और कंडीशंस है वो ऐसी है, राइट, तो आप उसके साथ भी ये देख सकते हैं तो आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, इजी रहेगा, राइट. वो हमने चैप्टर 3 के पार्ट 2 में कवर अप किया था. चलिए देन फिफ्थ पॉइंट,
मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, राइट, उसे मेजर और रिव्यू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल information such as analyst report and credit rating agency reports may be useful information for us to obtain an understanding of an entity's performance measure. Such reports can often be obtained from the entity. एंटिटी के जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनको रिव्यू करेंगे. किसी ने दिया है रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वगैरह, तो उससे भी पता चलेगा कि क्लाइंट का बिजनेस है वो किस तरह से है. तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस के लिए 5 पॉइंट्स हमने समझे. फर्स्ट वन, रिलेवेंट इंडस्ट्री, regulatory and external factors including applicable financial reporting framework. Second, nature of the entity including its operations, then ownership and governance structure. Third, investments they are making and they are planning to make. Third, जो fourth point था, structure of the entity as well as फाइनेंसिंग, कि उन्हें किस तरह से फाइनेंस मिला है, राइट. ये सब कुछ क्यों करेंगे, इस हिसाब से हमें पता चलेगा ट्रांजैक्शंस क्या हो सकता है, अकाउंट बैलेंसेस क्या होगी और डिस्क्लोजर क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट था सिलेक्टिंग एन एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग चेंजेस देट, उनके रीजंस क्या है चेंजेस करने के, वो समझेंगे. फोर्थ पॉइंट जो था, उनके ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज क्या है और बिजनेस रिस्क क्या हो सकते हैं जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन सकता है. एंड फिफ्थ, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट. ये 5 चीजें कवर अप होगी. ये ऐसे 315 के हिसाब से, इसलिए ये जो सारे 5 पॉइंट्स है, राइट, ये नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, ये चैप्टर 4 के अंदर भी कवर अप किया है. ये 5 ही पॉइंट वहां पर भी दिए गए हैं. हाँ, वहां पर एग्जांपल्स नहीं पूछे थे, सिर्फ ये जो 5 पॉइंट है वो कवर अप किए थे. और ये May 23 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन जो है, राइट, कि नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस में क्या कवर अप होगा. वो 5 चीजें है, वो May 23 में 3 या 4 मार्क्स में, आई थिंक 4 मार्क्स में कवर अप किया गया था. चलिए, in addition to the importance of knowledge of the client's business in establishing the overall audit plan, such knowledge helps the auditor to identify areas of special audit consideration, to evaluate the reasonableness both of accounting estimates and management representation, and to make judgments regarding the appropriateness of accounting policies and disclosures. Simple? चलिए, audit planning a continuous process. ऑडिट प्लानिंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार कर दिया खत्म बात, ऐसा नहीं है, वो करते ही रहना है. हम ऑडिट स्टार्ट होगा तब से जब तक रिपोर्टिंग होगा तब तक प्लानिंग चलता रहेगा, क्योंकि प्लानिंग में चेंजेस भी आएंगे, कुछ ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करनी है, कम करनी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के हिसाब से रिस्क चेंज होगा, वो सारी चीजें चलती रहेगी. ऑडिट प्लानिंग भी कंटिन्यूअसली होता रहेगा. In the context of recurring audits मतलब more than 1 year के लिए एक ही ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तब रिकरिंग ऑडिट कहलाया जाएगा. As per SA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ऑडिट प्लानिंग के लिए ऐसा है वो है SA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Planning is not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process. जो प्लानिंग है वो डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट नहीं है, मतलब कि चलो पहले प्लानिंग कर लिया फिर हम ऑडिट करते हैं, ऐसा नहीं है. प्लानिंग होने के बाद ही ऑडिट हो या फिर ऑडिट करते टाइम में प्लानिंग का कुछ नहीं सोचना है, वैसा नहीं है. वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी. और इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव प्रोसेस है, वो हमें करते ही रहना होगा. That often begins shortly after or in connection with the completing of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. ये कब से स्टार्ट होगा, जब से जो प्रीवियस ईयर का ऑडिट है वो खत्म होगा, उसके तुरंत बाद चालू हो जाएगा प्लानिंग, और वो करंट ईयर का ऑडिट को खत्म होने तक चलेगा. मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें 23-24 का ऑडिट प्लानिंग करना है तो जनरली वो 22-23 का ऑडिट खत्म होगा. फॉर एग्जांपल वो सितंबर में खत्म हुआ तो सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और 23-24 का ऑडिट जब खत्म होगा, फॉर एग्जांपल सितंबर 24 में खत्म हुआ, तब तक ऑडिट प्लानिंग चलता रहेगा. प्लानिंग, ये जो पूरा ही हमने पढ़ा उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं. प्लानिंग however includes consideration of the timing of certain activities and audit procedure that need to be completed prior to the performance of further audit procedures. कुछ चीजें ऐसी होगी, मतलब कि प्लानिंग जो है वो पहले ही कर देना है, हमें पहले सोच लेंगे कि हमें सब कुछ क्या करना है, और फिर ऑडिट स्टार्ट करेंगे. फिर ऑडिट स्टार्ट करने के बाद भी हो सकता है कि वो प्लानिंग में चेंजेस आए, सिचुएशन चेंज होगी, रिस्क चेंज होगा, हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसके सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल कैसे है, कोई हमें ऐसी हिंट मिल रही है कि यहाँ पर शायद कुछ रिस्क हो सकता है, मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो हमारी प्रोसीजर्स वगैरह चेंज होगी, तो प्लानिंग चेंज होता रहेगा.
For example, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of risk of material misstatement such matters as, हमें risk of material misstatement जो करेंगे राइट उसका असेसमेंट जो करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, उसके बेसिस पर हमारा प्लानिंग होगा, तो उसमें कौन से मैटर्स कवर अप होगी वो यहाँ पर दिया है। एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर SF 520 है वो पढ़ा था, उसमें आया था कि ऑडिट जो है वो सारे ही फेजेस पर कवर अप होगा, प्लानिंग फेज हो, देन टेस्टिंग फेज एज वेल एज कंक्लूजन या कंप्लीशन फेज पर भी होगा। तो यहाँ पर जो दिया है प्लानिंग फेज पर भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे। Obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework, हमने अभी जो नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस पढ़ा उसमें भी हमने समझा था कि रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से एप्लीकेबल होंगे वो भी हमें समझना है। तो यहाँ पर प्लानिंग के टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि इसको जो भी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उनको कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है और उनका वो फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, कितनी मटेरियलिटी रहेगी उस बेसिस पर भी हमारा प्लानिंग चेंज होगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको भी इंपैक्ट रहेगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, अगर हमें एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करने हैं तो कब करेंगे, कितने रिक्वायरमेंट होगी, राइट, कौन से एरियाज होंगे, वो सारा भी हमें प्लानिंग के टाइम पर देखना रहेगा। परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, राइट। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, यहाँ से जो लाइन है यहाँ से पूछेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा और ये जो 5 पॉइंट्स है वो आंसर बन जाएंगे, इस तरह से पूछ सकते। सिंपल। एडिशनल कंसिडरेशन इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कि ऑडिट पहली बार हो रहा है या ऑडिटर जो है वो पहली बार ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट का, उसे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहेंगे। हमने वो चैप्टर 3 के पार्ट 2 में कवर अप किया था SF 510, राइट। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वो है, उसमें क्या ध्यान रखना है, एज पर 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रायर टू स्टार्टिंग एन इनिशियल ऑडिट, performing procedure required by SA 220 regarding the acceptance of the client relationship and specific audit engagement। SA 220 क्वालिटी कंट्रोल इन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हमने देखा था चैप्टर 1 का जो पार्ट है, राइट, पार्ट 2 के अंदर कवर अप किया था कि हमें कोई भी क्लाइंट का एक्सेप्ट करना है, जब पहली बार हमें कोई भी क्लाइंट ऑफर कर रहा है तो क्या हम एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, उसके लिए हमें देखना है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, जो मैनेजमेंट TCW जो है वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, मतलब कोई इंटीग्रिटी वगैरह है या नहीं वो देखना है, हमारी एंगेजमेंट टीम है वो क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएगी, कॉम्पिटेंट है या नहीं, वो सारी चीजें देखनी रहेगी। तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि अगर हम पहली बार अगर ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें एक्सेप्टेंस से पहले देखना है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड जो मैटर्स है एज पर SA 220 वो हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। Communicating with the predecessor auditor where there has been a change of auditors in compliance with relevant ethical requirements। अगर जो ऑडिट है, हाँ ऑडिटर है वो पहली बार कर रहा है तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया हो, तो बीइंग एन ऑडिटर हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर जो है प्रीवियस ऑडिटर है उनके साथ एक बार कम्युनिकेट करना रहेगा, अगर कुछ भी ऐसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो रिक्वायर्ड है कि हम प्रीवियस ऑडिटर के साथ एक बार कम्युनिकेट करें कि कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी फीस वगैरह मिल गई है या नहीं, ऐसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना रहेगा, राइट। चलिए ये चीजें आपको करेक्ट इनकरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस कम है बट कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान है वो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैनेजमेंट करके नहीं देगा, ऑब्वियस बात है ना, राइट, क्योंकि ऑडिट हमें करना है, हमें ओपिनियन देना है तो वो ऑडिटर का ही काम होगा, राइट। मैनेजमेंट करके देगा तो उसमें कोई सरप्राइज चेक वगैरह नहीं रहेगा। हाँ, हमें बीइंग एन ऑडिटर आपको डिस्कस करना रहेगा विथ मैनेजमेंट कि हम इस तरह से ऑडिट प्लान कर रहे हैं, हम इस डेट से स्टार्ट करेंगे, ये चीजें कवर अप करेंगे, ये रिसोर्सेज होंगे, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ताकि वो लोगों को फैसिलिटेट हो पाए, वो अच्छे से हमें हेल्प कर पाए, राइट, क्योंकि उनका भी खुद का काम चल रहा होगा, उनका भी जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो तो करने ही रहेंगे, उनके साथ ऑडिट करवाना है तो उनको हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इस तरह से प्लान है, बट हमें सब कुछ भी नहीं बता देना है कि हम यही चीजें इतनी ही चेक करने वाले हैं, राइट, क्योंकि फिर सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा तो वो सब कुछ अच्छा ही चलेगा, वो सब कुछ रेडी करके आपको देंगे तो उसमें ऑडिट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। तो हमें डिस्कस करना है बट सब कुछ नहीं बताना है। ये डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस नहीं है बट इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट MCQ बन सकते हैं, तो फटाफट समझ लेते हैं। ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ
कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, राइट, उनको फैसिलिटेट करने के लिए अच्छे से ऑडिट हो पाए, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। टू कोऑर्डिनेट सम ऑफ द प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर विद द वर्क ऑफ एंटिटीज पर्सनल, कि कब वो लोग अवेलेबल होंगे, हमें साइट विजिट करना है, ब्रांच विजिट करना है, तो कब वो लोग अवेलेबल होंगे, इन्वेंटरी फिजिकल वेरिफिकेशन कब पॉसिबल होगा, कौन सा पर्सनल, अगर किसी के साथ हमें इंक्वायरी करनी है, डिस्कस करनी है, तो कौन सा पर्सन कब अवेलेबल होंगे, वो सारी चीजें हमें समझना रहेगा। Although these discussions often occur, the overall audit strategy and the audit plan remain the auditor's responsibility। ये डिस्कशन वगैरह होगा, बट जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान है वो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। When discussing matters included in the overall audit strategy or audit plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of the audit। हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे, बट ये ध्यान में रखना है कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस कम ना हो जाए। Example, discussing the nature and timing of detailed audit procedure with management may compromise the effectiveness of audit by making the audit procedure too predictable। अगर उनको सब कुछ बता देंगे तो हो सकता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाए ज्यादा ही, तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा, वो सब कुछ अच्छे से रेडी करके रहेंगे, कुछ मिसस्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, राइट, तो ऐसा कुछ ना हो, वो ध्यान में रखना है। The involvement of the engagement partner and other key members of the engagement team in planning the audit draws their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process। उसमें एंगेजमेंट पार्टनर है, की मेंबर्स है, राइट, उन सभी को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि प्लानिंग अच्छे से हो पाए और ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंटेन हो पाए, राइट। इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, ऑडिट करेंगे तब चेंजेस हो सकते हैं प्लानिंग में। तो ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। As a result of unexpected events, changes in condition, or the audit evidence obtained from the results of audit procedure, the auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan, and thereby the resulting plan, nature, timing, and extent of further audit procedure based on the revised consideration of assessed risk। हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस इवेंट्स हो रहे हैं जिस बेसिस पर हमें प्लान या फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी या फिर दोनों ही हमें चेंज करने रहेंगे, तो वो हम चेंज करते रहेंगे, और उस हिसाब से जो रिवाइज्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो कंसिडर करना रहेगा, उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीड होगा। This may be the case when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure। मतलब ये कब होगा, जब ऑडिटर ने ऑडिट प्लान किया था और एक्चुअल में जब वो ऑडिट कर रहे हैं तब सिचुएशन में चेंज हुआ, कुछ ऐसी चीजें मिली जो उससे ऑडिट प्लान करते टाइम नहीं पता थी, दैट्स व्हाई उसमें चेंजेस हुआ। और ये काफी नॉर्मल चीज है, राइट, आपने भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने जिस तरह से पहले प्लान किया था और एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं तब चेंज हो रहा होगा, राइट, कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको एट द टाइम ऑफ प्लानिंग नहीं पता थी, तो वैसे ही ऑडिट में भी होगा। For example, audit evidence obtained through the performance of substantive procedure may contradict the audit evidence obtained through test of controls। जो test of controls में audit evidences मिले थे और substantive procedure में जो audit evidence मिल रहे हैं वो दोनों ही contradict कर रहे हैं। test of controls जब हमने किया था तब हमें लग रहा था कि operating effective controls काफी अच्छा है, बट हम substantive procedure जब चेक कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि ये कंट्रोल्स इतने भी इफेक्टिव नहीं है, या फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तब प्लानिंग में चेंज होगा, राइट। ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस कम है। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, राइट। ऑडिटर जो है सीनियर पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर है या फिर मैनेजर वगैरह है, वो कब सीए फर्म में मैनेजर वगैरह है, राइट, सीएस वगैरह है, वो उनके जूनियर्स को किस तरह से चेक करेंगे, उनका काम किस तरह से, उनको क्या डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइज कितना करेंगे, रिव्यू कितना करेंगे, वो देखना है। तो ऑडिटर शैल प्लान द nature, timing and extent of direction and supervision of engagement team member and the review of their work। Nature, timing and extent of direction and supervision of engagement team members and review of their work vary depending on many factors including, यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए हैं, उस 4 फैक्टर्स के बेसिस पर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन एज वेल एज रिव्यू होगा, वो डिफाइन किया जा सकता है कि कितनी जरूरत पड़ेगी। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एरिया ऑफ द ऑडिट, कौन सा एरिया है, कुछ एरियाज में ज्यादा डिटेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू की जरूरत पड़ती है, कुछ एरियाज में जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एज वेल एज वो सारी चीजें होगी, कॉम्प्लेक्सिटी, वो सब कुछ यहाँ पर कवर अप होगा। तो असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना असेस किया है, हाई अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तो वहां पर ज्यादा डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा।
And the fourth one, capabilities and competence of the individual team members performing the audit work. जो टीम मेंबर है राइट, उनकी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस कितनी है. अगर जो पर्सन एंगेजमेंट टीम में है वो एक्सपीरियंस्ड है तो हो सकता है कि उनको डायरेक्शन सुपरविजन कम जरूरत पड़े, बट अगर वो फ्रेशर है राइट, न्यू आर्टिकल है, तो उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू की राइट. तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम राइट. और उसी का एग्जांपल है वो एक बार पढ़ लीजिएगा. तो चार ऐसे फैक्टर्स है जो डायरेक्शन एंड सुपरविजन वगैरह है राइट, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के लिए मैटर करेंगे. ऐसे चार फैक्टर्स दिए हैं. फर्स्ट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, देन एरिया ऑफ द ऑडिट, थर्ड, रिस्क ऑफ मटेरियल, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल, मिसस्टेटमेंट एंड कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर. ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी है, पर पूछने के चांसेस है, तो अच्छे से कर लीजिएगा. Then documentation. The auditor shall document overall audit strategy, audit plan, and any significant changes made during the audit engagements to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such changes. हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? तीन चीजें डॉक्यूमेंट करनी रहेगी. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, देन ऑडिट प्लान, और अगर इन दोनों में कहीं पर चेंजेस किया है तो The documentation of the overall audit strategy is a record of the key decisions considered necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team. राइट, हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 चैप्टर 3 के पार्ट 2 में रिवाइज किया हुआ है. तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नेसेसरी है वो सब कुछ चीजें वहां पर डिस्कस की थी. तो प्लानिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड जो उसमें चेंजेस हुए हैं राइट, वो हमें डॉक्यूमेंट करने रहेंगे राइट. ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. काफी सिंपल है, बट 3 मार्क्स में ऐसे 3 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं. 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो काफी छोटे होते हैं. मतलब ये 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं. ऑडिट का पेपर लेंथी नहीं होता है, तो वो आप ध्यान में रखिए. और ऐसे जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो तो आपको करके ही जाने चाहिए, क्योंकि उसमें से ही ज्यादातर पूछते हैं. और अगर आपके 3 पॉइंट्स अगर अच्छे से लिखे हुए तो वो आपको फुल मार्क्स भी देते हैं राइट. बट वो जो फुल मार्क्स आते नहीं है लोगों को राइट, क्योंकि पता ही नहीं होता कि क्या लिखना है, और लिखते तो वो सही होता नहीं है राइट. उसी वजह से मार्क्स नहीं देते. बाकी वो लोग मार्क अच्छे से देते हैं अगर अच्छे से लिखा है, सही है तो. बाकी ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा राइट. देन ऑडिट प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है. ऑडिट प्रोग्राम है वो डिटेल्ड है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान से. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, उनसे डिटेल ऑडिट प्लान और उनसे डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम होगा. बट उनका जो स्कोप है वो काफी नैरो होता जाएगा. ऑडिट प्रोग्राम में वो पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ऑडिट के लिए ही होगा. It is desirable that in respect of each audit and more particular for bigger audits, an audit program should be drawn up. Audit program is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions discernible in the statements of accounts produced for an audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of the client. ऑडिट प्रोग्राम है वो एक काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन स्टेप्स है कि इसके बाद हमें ये करना है, ये चीजें चेक करनी है, इतने एक्सटेंड तक चेक करनी चाहिए, वो सब कुछ बनाया होगा राइट. इसलिए जो ऑडिटर है, एंगेजमेंट टीम में जो भी पर्सन ऑडिट कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना रहेगा राइट. और सब कुछ कवर अप हो जाएगा, कुछ चीज छूट नहीं जाएगी. इसीलिए एडवाइजेबल है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाए, स्पेशली इन द केस ऑफ बिगर ऑडिट्स राइट. उसमें सारी चीजें कवर अप हो जाएगी. और वो इस तरह से बनेगा कि एक जो स्टेप है वो दूसरे को इंटर रिलेट करेगा और हेल्प करेगा राइट, ताकि सब कुछ अच्छे से हम एविडेंसेस हमें मिल सके और क्वालिटी मेंटेन हो पाए. उनकी डेफिनेशन दी हुई है. एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन कंपनी for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on such statements. इसमें series of verification procedures है राइट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हम करेंगे और उससे हमें sufficient evidences मिल पाएंगे और हम उसके बेसिस पर ओपिनियन अपना दे पाएंगे राइट. सिंपल. In other words, an audit program is a detailed plan of applying the audit procedure in given circumstances with instruction for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. Right? Simple detailed audit plan है प्रोसीजर वाइज की हमें क्या क्या करना रहेगा. ये सेंटेंस एज वेल एज डेफिनेशन है वो करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में बन सकती है. डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकते हैं. इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस. सारे बिजनेस के लिए हमने एक ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, नहीं चलेगा राइट. जैसे ऑडिट
क्लाइंट अलग है, इंडस्ट्री अलग होगी, उनके साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी, तो सभी के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम एडवाइजेबल है। हाँ, एक कोई स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम की चलो बेर मिनिमम चीजें इतनी देखनी ही चाहिए, ऐसा कुछ ऑडिट प्रोग्राम बन सकता है। बाकी सारे ही क्लाइंट्स के लिए सेम ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट एन एडवाइजेबल, वही इसमें समझाया है। इसमें से भी करेक्ट इनकरेक्ट आने के और एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है। डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, बट कंपैरेटिवली कम है, पूछ तो सकते ही है। Business vary in nature, size and composition. Work which is suitable to one business may not be suitable to others. Efficiency and operation of internal controls and the exact nature of the service to be rendered by the auditor are the other factors that vary from assignment to assignment. Right? बहुत सारी चीजें अलग अलग होगी दो क्लाइंट के ऑडिट में। On account of such variations, evolving one audit program applicable to all business under all circumstances is not प्रैक्टिकेबल, इसीलिए एक ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट्स पे एप्लीकेबल होगा वो प्रैक्टिकल नहीं है। However, it becomes a necessity to specify in detail in the audit program the nature of work to be done so that no time will be wasted on matters not pertinent to the engagement and any special matter or any specific situation can be taken care of. बट ऑडिट प्रोग्राम तो बनना ही चाहिए ताकि कोई जो चीज मैटर नहीं करती उसमें टाइम वेस्ट ना हो और कोई चीज छूट ना जाए, जो नेसेसरी है वो सारी चीजें कवर हो जाए। बट क्लाइंट टू क्लाइंट ऐसी चीजें हो सकती है वो स्पेसिफिक टू दैट क्लाइंट हो, राइट, उस इंडस्ट्री उस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए वो नेसेसरी हो, ऐसा हो सकता है। चलो, देन असिस्टेंट एंगेज्ड बी एनकरेज्ड टू कीप एन ओपन माइंड। ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या हुआ कि आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया, आपको लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन के लिए बता दिया कि ये सारी चीजें आप कर दीजिए, बट हो सकता है कि एंगेजमेंट टीम है वो उसी को फॉलो करे। कई बार ऑडिट प्रोग्राम में ऐसी भी चीजें हो सकती है कि जो वो पर्टिकुलर क्लाइंट है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसमें वो एप्लीकेबल ही ना हो, या फिर ऐसी भी चीजें हो सकती है कि हमें जो ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन किया है उससे भी ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करनी पड़े, एक्सटेंट चेंज करना पड़े, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस। हमें कोई ऐसे एविडेंसेस मिल रहे कि हाँ कोई एक एरिया में फ्रॉड हो सकता है, कोई एक एरिया में गलत चीज हो सकती है, तो हमें अपनी ऑडिट प्रोसीजर है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के लिए एंगेजमेंट टीम को ओपन माइंड रखने के लिए एनकरेज करना चाहिए कि ये ऑडिट प्रोग्राम है वो आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए, बट इसी को फॉलो करे ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ सिचुएशन में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो चेंजेस करने चाहिए। To start with, an auditor having regard to the nature, size and composition of the business and the dependability of the internal control and given scope of work should frame a program which should aim at providing a minimum essential work which may be termed as a standard program. स्टैंडर्ड प्रोग्राम के हिसाब से जो मिनिमम इतनी चीजें करनी ही रहेगी वो सारी चीजें उसमें डिफाइंड होगी। As experience is gained by actually carrying out the work, the program may be altered to take care of situations which were left out originally, but are found relevant for the particular concern. हो सकता है कि प्रोग्राम जब बनाया तब कुछ चीजें नहीं पता थी, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह बनाया होगा तो वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पर होगा, बट एक्चुअल ऑडिट करेंगे तब कुछ चीजें अलग भी हो सकती है, जो पहले नहीं पता था वो पता चला, तो हमें ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना रहेगा। Similarly, if any work originally provided for proofs beyond doubt to be unnecessary or irrelevant, it may be dropped. पहले ऐसा लगा था कि ये तो डाउटफुल चीजें हैं, राइट, इसमें कुछ गलत हो सकता है, बट अब लग रहा है कि ये irrelevant है, नेसेसरी नहीं है, तो उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. इसीलिए जो असिस्टेंट है उनको हमें एनकरेज करना है कि आपको ओपन माइंड रखना है, आपको जितना बताया है उनसे भी ज्यादा करना है तो करिए, और अगर कुछ अननेसेसरी या irrelevant है तो उसे ड्रॉप कर दीजिए। He should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors or the partners or proprietor of the firm engaged for doing the audit. अगर उसे कुछ भी ऐसी चीजें लग रही है, राइट, कोई भी ऐसे मैटर लग रही है, सिग्निफिकेंट मैटर, तो उन्हें अपने पार्टनर, मैनेजर वगैरह को इन्फॉर्म करना चाहिए, राइट, सिंपल। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकते हैं। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, राइट, कुछ भी आउटडेटेड चीज नहीं है ना, या फिर कोई चेंज ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, वो देखना है। There should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transactions. Unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known, and consequently, audit work may be carried on the basis of the obsolete program, and for this negligence, the whole audit may be held as negligently conducted and the auditor may have to face legal consequences.
ऐसा हो सकता है कि बिजनेस की पॉलिसी वो चेंज हो गई है, बट उस वजह से या उसको अपडेट नहीं किया है इन द ऑडिट प्रोग्राम, तो जो पुराना ऑब्सोलेट ऑडिट प्रोग्राम था उस हिसाब से जो ऑडिट हुआ है वो बिल्कुल ही काम का नहीं होगा, वो नेग्लिजेंटली कंडक्टेड ऑडिट माना जाएगा और हो सकता है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी कि पीरियोडिकली रिव्यू हो ऑडिट प्रोग्राम और उसमें नेसेसरी चेंजेस को करना पड़ेगा, वो हम करेंगे तभी ऑडिट अच्छे से हो पाएगा, क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। The utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal control under periodic review so that inadequacies or redundancies of the program may be removed। इसमें inadequacy कोई भी है या फिर redundancy मतलब डुप्लीकेशन अगर कुछ भी चीजों का है तो वो हम चेंज कर पाएंगे periodic review करेंगे तो। However, as a basic feature, audit program not only lists tasks to be carried out but also contains a few relevant instructions like the extent of checking, the sampling plan, etc. इसमें क्या वेरिफिकेशन करना है वो सारी चीजें तो होगी ही, उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होगी कि कितना एक्सटेंट तक चेक करना है, सैंपलिंग बेसिस पर करना है या नहीं, etc. So long as the program is not officially changed by the principal, every assistant deputed on the job should unfailingly carry out the detailed work according to the instructions governing the work। तो मतलब हो सके तब तक मतलब कोई भी अगर चेंजेस नहीं किए हैं तो प्रिंसिपल ने जिस तरह से ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया है उसी तरीके से उनके असिस्टेंट को अनफेलिंगली वो काम करना रहेगा। Many persons believe that this brings an element of rigidity in the audit program। उस वजह से rigidity आएगी प्रोग्राम में। This is not true, provided the periodic review is undertaken to keep the program as up to date as possible and by encouraging the assistant on the job to observe all salient features of the various accounting functions of the client। पर वो जो रिजिडिटी है उसे हम किस तरह से अवॉइड करेंगे, एक तो पीरियोडिकल रिव्यू होता रहेगा ऑडिट प्रोग्राम का और उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो करते रहेंगे, तो ऐसी चीजें नहीं होगी। और हम असिस्टेंट्स को एनकरेज करेंगे, राइट, कि आप सब कुछ चीजें जो नेसेसरी है वो कीजिए, राइट। और हमने अभी पहले भी पढ़ा ना, ये ओपन माइंड रखने के लिए भी हम बोलेंगे, राइट। असिस्टेंट को लग रहा है कि कुछ चीजें नेसेसरी है, ज्यादा करने की जरूरत है तो वो करेंगे, नहीं करने की जरूरत है तो वो रिमूव करेंगे, राइट। तो उसके लिए भी हम एनकरेज करेंगे, तो ये रिजिडिटी नहीं और ऑडिट प्रोग्राम की जो बेनिफिट्स है वो हमें मिल पाएंगे, राइट। तो ये था कि ऑडिट प्रोग्राम जो है पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए। चलिए, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। The audit planning ideally commences at the conclusion of the previous year's audit and along with the related program, it should be reconsidered for modification as the audit progresses। ऑडिट प्लान है वो जैसे ही प्रीवियस ईयर का ऑडिट खत्म होगा वैसे ही तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम भी हम रिकंसिडर करेंगे उसमें अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो, क्योंकि हमने अभी जो ऑडिट किया उसमें से हमें कुछ चीजें पता चली होगी, किसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है वो सारी चीजें पता होगी, तो उस हिसाब से हम ऑडिट प्रोग्राम चेंज करेंगे। Such consideration is based on the auditor's review of the internal control, his preliminary evaluation thereof, and the results of his compliance and substantive procedure। ये सारी चीजें के ऊपर से ये पता चलेगा और चेंजेस करेंगे। While developing an audit program, the auditor may conclude that relying on certain internal control is an effective and efficient way to conduct his audit। However, the auditor may decide not to rely on internal controls when there are other more efficient ways of obtaining sufficient appropriate audit evidence। Generally हम internal controls पे ज्यादा rely करेंगे और sampling basis पर substantive procedure करेंगे, right? But अगर ऐसा लग रहा है कि internal controls पे rely नहीं करना चाहिए, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि हम किसी और तरीके से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से ऑडिट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, तो हम उस हिसाब से ऑडिट करेंगे। The auditor should also consider the timing of the procedure, the coordination of any assistance expected from the client, the availability of assistants and the involvement of other auditor or experts। ऑडिटर को टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, कब कौन सी प्रोसीजर करनी है, राइट, जैसे हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सके वो देखना है। क्लाइंट के पास से क्या असिस्टेंस चाहिए वो हमें ध्यान में रखना है। हमारे पास रिसोर्सेज जो है असिस्टेंट्स है वो किस तरह से अवेलेबल है, क्या हमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है तो कब करना है, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। Further, the auditor normally has flexibility in deciding when to perform audit procedures. However, in some cases, the auditor may have no discretion as to timing. For example, when observing the taking of inventories by client personnel or verifying the securities and cash balances at the year end। Generally, auditor के पास flexibility होती है कि आपको कब कौन सी प्रोसीजर करनी है, बट कुछ प्रोसीजर ऐसी होती
ठीक है, जो कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको करनी रहेगी। फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी टेकिंग जो है वो हो सकता है कि जो क्लाइंट का पर्सनल जब इन्वेंटरी टेक कर रहे हैं उसी टाइम पर हमें करनी पड़ेगी, तो उसमें शायद हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो हम तब उसे जिस टाइम पर क्लाइंट के पर्सनल चेक कर रहे हैं उसी टाइम पर हम देखें। ये जो हमने अभी पढ़ा उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बनने के चांसेस ज्यादा है, इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के कम चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। कंस्ट्रक्शन ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तब हमें कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो दिए हैं। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द असाइनमेंट, जो हमारा असाइनमेंट का स्कोप और लिमिटेशंस है उस हिसाब से हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। Prepare a written audit program setting forth the procedure that are needed to implement the audit plan। हम written audit program बनाएंगे जिसमें क्या होगा, जो प्रोसीजर्स हमें करनी है, राइट, वो सारी ही मेंशन की होगी। Then determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction। रीजनेबली अवेलेबल, हमें अगर परचेस चेक करना है तो उसके लिए परचेस बिल होगा, राइट, परचेस के लिए परचेस ऑर्डर है, गुड्स रिसिप्ट नोट है, चालान हो सकता है, ईवे बिल हो सकता है, राइट, वो सारी चीजें अवेलेबल होगी, तो वो सारे ही रीजनेबली अवेलेबल एविडेंसेस है। तो रीजनेबली कौन से एविडेंसेस अवेलेबल हो सकते हैं उसे हमें ध्यान में रखना है, और कौन सा बेस्ट एविडेंस है वो आइडेंटिफाई करना है ताकि हम सेटिस्फेक्शन पर पहुंच पाए, हमारा जो रीजनेबल एश्योरेंस लेना है वो हम ले पाए। Apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose in the specific situation। सिर्फ हमें वही स्टेप्स अप्लाई करने, स्टेप्स और प्रोसीजर्स जो हमारे पर्पस के लिए, हमारे जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसमें जो पर्पस अचीव कर, जो हमारा पर्पस है उसे अचीव करने के लिए जो स्टेप्स और प्रोसीजर नेसेसरी है वही हम करेंगे, तो वही सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स व्हिच सर्व एज अ सेट ऑफ instruction for the assistants involved in audit and help in controlling the proper execution of the work। जो भी हमारे स्पेसिफिक एरियाज के लिए ऑब्जेक्टिव है कि उसमें कितना चेक करना है, उसमें से कितना एश्योरेंस में मिलना चाहिए, राइट, वो सारी चीजें कंसिडर करनी है और उसी के बेसिस पर असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी रहेगी। वही असिस्टेंट को क्या करना रहेगा वही ऑडिट प्रोग्राम में होना चाहिए, तो वो सारी चीजें कवर अप करनी है कि असिस्टेंट्स को क्या करना है, वो किस तरह से प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए वर्क। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स, कहां कहां पर एरर्स हो सकती है वो ध्यान में रखनी है ताकि वो सारे ही पॉइंट्स हम अपने ऑडिट प्रोग्राम में कवर अप करें। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, और प्रोसीजर्स का कोऑर्डिनेशन करना है जो रिलेटेड आइटम्स है, लाइक सेल्स और डेटा से वो रिलेटेड आइटम्स है, तो दोनों के लिए कुछ ऐसी प्रोसीजर हो सकती है कि एक सेल्स के इनवॉइसेस चेक करे तो साथ में डेटास का बुकिंग भी चेक हो ही रहा है, राइट, उस तरह से कुछ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, तो वो भी हमें देखते रहना होगा। तो यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट, कि जो नेसेसरी है हमें ध्यान में रखना है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, राइट। सबसे पहले स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द असाइनमेंट हमें वो ध्यान में रखना है, फिर हमें रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाना है जिसमें प्रोसीजर क्या करनी होगी वो मेंशन किया जाएगा। देन जो एविडेंसेस है वो कौन से रीजनेबली अवेलेबल होंगे और आइडेंटिफाई करने हैं कि बेस्ट एविडेंसेस कौन से होंगे। देन स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर नेसेसरी टू accomplish our objective, राइट, उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया वही ध्यान में रखना है। फिर स्पेसिफिक एरिया वाइज ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए सफिशिएंट डिटेल्स की हमें क्या क्या करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस असिस्टेंट के लिए वो मेंशन किया जाएगा। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स, वो सारी चीजें हमें कवर अप करनी रहेगी, राइट। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अच्छे से करिएगा, उसी की समरी यहां पर दी है वो इग्नोर कर सकते हैं। देन ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन्ड टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोग्राम है किसके लिए बनाया गया है, हमें ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं। हमने ऐसे 500 में पढ़ा था कि हमें वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स करनी रहेगी एज पर ऐसे 500, राइट, जिससे हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल पाए और उस बेसिस पर हम कंक्लूजन पर आए पाए। तो हमारा जो पूरा ऑडिट चल रहा है ना वो क्यों कर रहे हैं हम, ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, और जो ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं उसके बेसिस पर हमारा कंक्लूजन पर आने के लिए। जो ऑडिट प्रोग्राम बना है उसमें भी क्या है कि आपको किस तरह से ऑडिट करना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है, कौन से ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना है, राइट, तो उसमें वही सारी चीजें मेंशन होगी कि जिससे हमें ऑडिट एविडेंसेस मिल पाए, राइट। तो ऑडिट प्रोग्राम है, राइट, वो इसीलिए बनाया जाता है कि हम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाए, और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ही ऑडिट प्रोसीजर्स की जाती है, राइट। तो ऑडिट प्रोग्राम वही चीज है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से पूछने के चांसेस भी कम है। क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं वो सारी चीजें समझाई हुई है, राइट। अब आ जाइए पेज नंबर 2.19 पर।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ऑडिट प्रोग्राम के वो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। एडवांटेजेस, it provides the assistant carrying out the audit with total and clear set of instruction of the work generally to be done। उन्हें क्या वर्क करना है असिस्टेंट को पूरा ही गाइड मिल जाएगा, राइट। उनको क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी कि आपको इतनी चीजें करनी है, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। It is essential particularly for major audits to provide a total perspective of the work to be performed। total perspective कि क्या क्या करना है वो सब कुछ मिल जाएगा। ये बिगर क्लाइंट्स के लिए जो मेजर ऑडिट्स है उसमें खास इंपॉर्टेंट है। Selection of assistant for the jobs on the basis of capability becomes easier when the work is rationally planned, defined and disaggregated। सेग्रीगेटेड। जब हमने काम ऑलरेडी प्लान किया है, डिफाइन किया और सेग्रीगेट कर दिया है तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, तो हमारे लिए इजी होगा कि कौन से असिस्टेंट को, कौन से रिसोर्सेज को कहां पर डिप्लॉय किया जाए ताकि हम अच्छे से सब कुछ कर पाए, राइट, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रहा है? देन without a written and predetermined program, work is necessarily to be carried out on the basis of some mental plan। In such a situation, there is always a danger of ignoring or overlooking certain books and records। Under a properly framed program, such danger is significantly less and the audit can proceed systematically। अगर हम पहले से ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाया है, हमने कोई भी रिटर्न प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम नहीं है, तो एक कोई मेंटल प्लान के हिसाब से चलता रहेगा कि हाँ इसके बाद हम ये करेंगे ये करेंगे, सिर्फ सोचा हुआ होगा तो उसमें कुछ चीजें छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ प्रोसीजर याद ही ना आए, कुछ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हम ध्यान में ही ना ले, ऐसा हो सकता है। कुछ चीजें हम ओवरलुक कर जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, तो उससे जो हमारा पर्पस सोल्व नहीं हो पाएगा और ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा, हमारा ओपिनियन गलत हो सकता है, राइट। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर पढ़ाई करने में आपने अगर प्लानिंग अच्छे से रिटर्न में पहले से अच्छे से नहीं बनाया तो हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाए, कुछ सब्जेक्ट्स छूट जाए, कुछ टॉपिक्स छूट जाए, तो यहां पर भी वही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम है, राइट। वो सिस्टम आपको बताएगा कि इस तरह से आपको करना है, कुछ पॉइंट नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी बेनिफिशियल। The assistants, by putting their signature on program, accept the responsibility of the work carried out by them individually, and if necessary, the work done may be tracked back to the assistant। ऑडिट प्रोग्राम में जितने भी असिस्टेंट होंगे जिन्होंने वर्क किया है वो अपनी साइन करेंगे। दैट्स व्हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी। फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम अकाउंटेबल कह सकते हैं। The principal can control the progress of the various audits in hand by examination of audit program initiated by the assistant deputed to the job or jobs for completed work। जो ऑडिट प्रोग्राम होगा उसके बेसिस पर एंगेजमेंट पार्टनर है, राइट, प्रिंसिपल जो है वो कंट्रोल कर पाएगा कि उन्हें पता चलेगा कि कितना काम हो चुका है, वो ट्रैक कर पाएगा सब कुछ, राइट, वो भी बेनिफिट है। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर। ये फ्यूचर ईयर्स में भी हेल्पफुल होगा कि क्या किया था प्रीवियस ईयर में, क्योंकि उनके ही बेसिस पर सक्सीडिंग ईयर के ऑडिट होते हैं, राइट। उसी के बेसिस पर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड होता है, तो वो सारी चीजें एज अ प्रूफ या फिर एज अ रेफरेंस हमें हेल्पफुल होगी। अ प्रॉपर्ली ड्रॉन अप audit program serve as evidence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor। It may be of a considerable value in establishing that he exercised reasonable skill and care that was expected of a professional auditor। अगर उनके पास ऑडिट प्रोग्राम होगा तो फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा केस चल रहा है नेग्लिजेंस का, उनके ऊपर कोई भी क्लेम हो रहा है, तब वो बता सकेगा कि हमने तो अच्छे से काम किया था, हमने ये सारी चीजें फॉलो की थी, ये सारी चीजें देखी थी, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैनेजमेंट की ओर से है, तो वो खुद अपने आप को बचा पाएगा, प्रोफेशनल ऑडिटर की तरह वो वर्क कर पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, राइट। तो यहाँ पर एडवांटेजेस दिए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करिएगा। देन डिसएडवांटेजेस, the work may become mechanical and particular part of program may be carried out without any understanding of the object of such parts in the whole audit scheme। कई बार ऑडिट प्रोग्राम दिया है कि चलो आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है, तो कई बार वो मैकेनिकल हो जाता है। ऑडिट असिस्टेंट जो है वो बिना सोचे समझे वो करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो प्रोसीजर करे उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर वो अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो पर्पस से काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ करने के लिए काम करेंगे, तो कोई मीनिंग सर्व नहीं होगा, राइट। ऑडिट प्रोग्राम often tends to become rigid and inflexible following set grooves। The business may change in its operation of conduct, but the old program may still be carried on। Changes in staff or internal control may render precaution necessary at points differ from those originally decided upon।
हो सकता है कि कई बार ऑडिट प्रोग्राम है वो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल बन जाए, राइट, उसमें जो बताया बस वही करना है, वो अपडेट नहीं हुआ है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, पहले कुछ और था अभी कुछ हो रहा है, तो वो पर्पस सोल्व नहीं होगा। Inefficient assistants may take shelter behind the program, that is, defend deficiencies in their work on the ground that no instruction in the matter is contained therein. जो असिस्टेंट इनएफिशिएंट है वो ऐसा एज अ शेल्टर भी यूज कर सकते हैं कि उसमें नहीं लिखा था, हमें नहीं पता था कि ये करना चाहिए, राइट, उनकी इनएफिशिएंसी है वो बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोग्राम, उससे वो बचना ट्राई कर सकते हैं, राइट, कि ऑडिट प्रोग्राम में नहीं था इसलिए हमने नहीं किया। बट आप ऑडिटर बनने वाले, आप सीए बनने वाले हो या फिर आप सीए हो, वॉट एवर इट इज, राइट, तो उस वजह से आपको अच्छे से ऑडिट करना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। काफी हार्ड और फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें करने के लिए लिख दी हो, तो हो सकता है कि जो एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट है, जो काफी मेहनत करना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओन जजमेंट के बेसिस पर, अपने ओन थॉट्स पर काम करना चाहते हैं, उनको इनिशिएटिव को मार देंगे, मतलब वो प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जितनी चीजें लिखनी है, चीजें जितनी लिखी हुई है वही करने में उनका बहुत टाइम चला जाएगा, तो वो अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच पाए, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। All these disadvantages may be eliminated by imaginative supervision of the work carried on by the assistants. The auditor must have a receptive attitude as regards the assistants. The assistants should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matters to the notice of supervisor and principal. अगर हम ये सारी डिसएडवांटेजेस जो है वो एलिमिनेट किए जा सकते हैं, कैसे? तो हम ऑडिटर जो असिस्टेंट्स है उनको हम एनकरेज करेंगे, राइट, कि आप अपना ओपन माइंड रखें, आप अच्छे से सोचें, अगर आपको कोई भी ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं कि जो अब इररिलेवेंट है तो आप प्रिंसिपल को बता सकते हैं, राइट। जो प्रिंसिपल है, ऑडिटर है, उनको भी रिसेप्टिव, कि वो एक्सेप्ट कर सके, ऐसा माइंड रखना है कि चलो इसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो चेंजेस करेंगे, पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं, तो ऐसी सारी चीजें अगर होगी तो ये जो डिसएडवांटेजेस है वो एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम बनाने के ज्यादा बेनिफिट्स है रादर देन डिसएडवांटेजेस, राइट, एडवांटेजेस ज्यादा है इसलिए ऑडिट प्रोग्राम करना नेसेसरी है, राइट। चलिए, ये डिसएडवांटेजेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करिएगा। Then quality control for audit work, delegation and supervision of audit work. An audit is a complex task involving number of people at different levels. As we observed in the preparation and development of audit program, the auditor would naturally have to depend upon number of technical experts as well. During the course of his work, the auditor is also likely to use the work performed by other auditors also. Auditor है, अपने काम में बहुत सारे experts वगैरह की हेल्प लेगा, तो वहां पर ध्यान में रखना है कि क्वालिटी मेंटेन हो पाए। कई बार हमें दूसरे ऑडिटर्स पर भी रिलाई करना है, हो सकता है कि ब्रांच का अलग ऑडिटर हो, सब्सिडरी या फिर अदर कंपोनेंट्स का अलग ऑडिटर हो, इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, तो तब हमें उनके वर्क के ऊपर भी रिलाई करना रहेगा। A lot of work is delegated by auditor to his assistants. ऑडिटर जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो खुद सारी चीजें नहीं करता, उनके नीचे जो आर्टिकल्स है या अदर सीएस है उनको वो काम देता है, तो उनके काम पर भी वो बहुत कुछ रिलाई करता है। The auditor should carefully direct, supervise and review the work delegated to assistants. The auditor should obtain reasonable assurance that work performed by other auditors or experts is adequate for this purpose. As a 220 quality control for an audit of financial statements lays down standards on quality control. Simple. तो जो असिस्टेंट्स को वो काम देता है उसमें भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी उनका ओपिनियन है वो बराबर आ पाएगा। The objective of the auditor is to implement quality control procedure at the engagement level that provides the auditor with reasonable assurance that audit complies with professional standards and regulatory and legal requirements, and auditor's report is appropriate in the circumstances. जो सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो पाए हैं, और जो उन्होंने रिपोर्ट इश्यू किया है वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बराबर है, उसके लिए उन्हें क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करनी रहेगी। ठीक है, चलिए। Now, audit planning and materiality. Materiality is the very most IMP topic, right? ये काफी इंपॉर्टेंट है। मटीरियलिटी में से जनरली कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछते ही है, राइट, जनरली होता ही है मटीरियलिटी में से क्वेश्चन, तो ये अच्छे से करिएगा। करेक्ट इनकरेक्ट तो करेक्ट इनकरेक्ट एटलीस्ट वो तो पूछते ही है। Financial statements are prepared to portray a true and fair view of the performance and state of affairs of an enterprise. In selecting a policy, alternative accounting policies should be evaluated in that light.
In particular, materiality is one of the major consideration that governs the selection of a particular policy. ठीक है, मटीरियलिटी हमें पता तो है ही, अकाउंटिंग में भी मटीरियलिटी आपने समझाई है. Financial statements should disclose all material items, that is the items the knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statement. किसे हम मटीरियल कहेंगे? जिससे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका डिसीजन चेंज हो सकता है. Materiality is not always a matter of relative size. For example, a small amount lost by fraudulent practice of a certain employees can indicate a serious flaw in the enterprise's internal control system, requiring immediate attention to avoid greater loss in future. मटीरियलिटी है वो सिर्फ साइज मतलब क्वांटम के वजह से ही नहीं हो सकती, वो नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट की वजह से भी हो सकती है, राइट. तो नेचर एज वेल एज अमाउंट, राइट, दोनों ही चीजें मटीरियलिटी को अफेक्ट करेगी. In certain cases, quantitative limits of materiality is specified. A few of such cases is given below. यहाँ पर जो disclosure related materiality के examples दिए हुए हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से. शेड्यूल 3 में कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी आइटम है, राइट, वो 1% ऑफ रेवेन्यू अगर है या फिर ₹1,00,000 है, विच एवर इज हायर अगर अमाउंट है तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना रहेगा, राइट. और प्रोमोटर्स या फिर जो भी शेयर होल्डर्स है, राइट, उसमें जिन्होंने शेयर होल्डिंग मोर देन 5% है उनका भी डिस्क्लोज करना होगा. वो दोनों एग्जांपल फटाफट देखते हैं. A company should disclose by way of notes additional information regarding any item of income or expenditure which exceeds 1% of the revenue from operations or ₹1,00,000 whichever is higher. Right. And a company should disclose in notes to account shares in the company held by each shareholder holding more than 5% of shares, specifying the number of shares held. ये क्वांटिटी क्वांटम वाइज अमाउंट वाइज दिया गया है कि इससे लिमिट से ज्यादा होगा तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करे, वो मटीरियल होगा. ऐसे 320 ऑन मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, ये दूसरा ऐसे है जो हमारे इस चैप्टर में आया है. 300 हमने जो देखा प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, राइट, उसमें ये आया था. 315 और 330 का भी रेफरेंस आया था. 315 अलग से हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. डील्स विथ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to apply the concept of materiality in planning and performing an audit of financial statement. हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो भी मटीरियलिटी बेसिस पर ही करेंगे, हम 100% तो चेक कर ही नहीं सकते. और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे के ऊपर हमें अपना ओपिनियन देना है, बट उसमें भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट है वही हमें ध्यान में रखने रहेंगे. SA 450 explains how materiality is applied in evaluating the effects of identified misstatements on the audit of uncorrected audit and of uncorrected misstatements on the financial statements. ऐसे 450 वैसे आपके कोर्स में नहीं है, तो उसमें से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है उनकी क्या इंपैक्ट होगी वो हमें देखनी रहेगी, राइट, उसके बेसिस पर है. Financial reporting frameworks often discuss the concept of materiality in the context of the preparation and presentation of financial statements. Although financial reporting frameworks may discuss materiality in different terms, the generally explains that फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियलिटी क्या है वो डिफाइन जनरली की जाती है, वो डिस्कस किया जाता है. पर जनरली क्या होता है मटीरियलिटी, उसके लिए 3 पॉइंट्स कवर अप किए गए हैं. मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल इफेक्ट्स expected to influence the economic decision of users taken on the basis of financial statements. कोई भी चीज मटीरियल कह सकते हैं, कोई भी मिसस्टेटमेंट है वो मटीरियल कह सकेंगे अगर उस वजह से यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका डिसीजन चेंज हो सकता है. Misstatement including omissions are considered to be material if they individually or in the aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statement. Financial statements के basis पर लिए गए जो भी decision है, right, उन्हें अगर change कर सकती है तो ऐसे misstatement, ऐसे omissions को हम material misstatement कहेंगे. Judgments about materiality are affected by the size or nature of misstatement. Misstatement के जो size और nature है उनके basis पर भी material कहे जाएंगे. Judgments about materiality are made in the light of surrounding circumstances and are affected by size or nature of a misstatement or a combination of both. साइज, अमाउंट, नेचर, उनके नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेजमेंट वगैरह फ्रॉड कर रहा है तो वो छोटी अमाउंट का तो भी गलत हो सकता है. किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया जो हमने आगे एग्जांपल देखा तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है तो चांसेस है कि बहुत सारा फ्रॉड हो सके, राइट. इसीलिए साइज एज वेल एज नेचर दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज होगी. Judgments about the matters that are material are based on a consideration of the common financial information needs of users as a group. जो बहुत सारा ग्रुप एज ए ग्रुप सभी को अफेक्ट कर सके ऐसी चीज होगी वो मटेरियल कहलाई जाएगी, रादर देन इंडिविजुअली किसी को अफेक्ट करे.
Judgments about matters that are immaterial to users of the financial statements are based on a consideration of the common financial information needs of users as a group. The possible effect of misstatements on specific individual users whose need may vary widely is not considered. राइट तो ग्रुप को बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे वो सारी चीजें मटेरियल कहलाई जाएगी rather than इंडिविजुअल को जो वाइडली डिफर करती है वेराई करती है। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक तो मिसस्टेटमेंट जिस वजह से यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, दूसरी जजमेंट अबाउट द नेचर एंड साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट, राइट, एंड थर्ड की जिस वजह से ग्रुप को अफेक्ट करे rather than इंडिविजुअल को। तो उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि मटेरियल है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। Such a discussion, if present in the applicable financial reporting framework, provides a frame of reference to the auditor in determining materiality for the audit. If the applicable financial reporting framework does not include a discussion of the concept of materiality, the characteristics referred above provide the auditor with such frame of reference. जहां पर applicable financial reporting framework ने डिस्कस किया है रिगार्डिंग द materiality, तो उस हिसाब से करेंगे। बट जहां पर वो चीज डिस्कस नहीं हुई है, हमने जो अभी 3 पॉइंट्स देखे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पॉइंट्स हमने समझा उसको क्वेश्चन बनाए और उसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो वो 3 पॉइंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए वो आंसर आएगा। The auditor's determination of materiality is a matter of professional judgment and is affected by the auditor's perception of the financial information needs of users of the financial statements. Right? मटेरियलिटी कितनी होनी चाहिए वो ऑडिटर का अपना प्रोफेशनल जजमेंट है। वो रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह उसकी इंफॉर्मेशन यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पर डिसाइड होगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू अज्यूम दैट यूजर्स, कुछ चीजें मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे तब हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी होगी। यहाँ पर 4 चीजें दी गई है, उस बेसिस पर हम अज्यूम करेंगे। That users have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information of in the financial statements with reasonable diligence. हम जब भी मटेरियल डिसाइड करेंगे तब हम ऐसा मानेंगे कि यूजर्स को बिजनेस के बारे में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकाउंटिंग के बारे में पता है, उन्हें एडिक्वेट रीजनेबल नॉलेज है और उनकी विलिंगनेस है टू स्टडी द इंफॉर्मेशन, राइट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है वो सब कुछ स्टडी करने की उनकी रिक्वायरमेंट उसकी विलिंगनेस है। Understand that financial statements are prepared, presented and audited to levels of materiality. उन्हें ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड ऑन द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। सारी ही चीजें सब कुछ बराबर हो वैसा नहीं है, क्योंकि गारंटी नहीं देते और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छोटी मोटी गलतियां तो होने के चांसेस है ही, राइट। 100-200 रुपए की गलती हो तो उसके लिए कोई भी नहीं चढ़ सकता, राइट, वो चीज छूट ही जाएगी। तो प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड ऑन द मटेरियलिटी लेवल वो समझना रहेगा। रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट्स, जजमेंट्स एंड द कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। कुछ चीजें हैं वो अनसर्टेन रहेगी, इनहेरेंट है, राइट। कुछ जजमेंट्स है, प्रोविजंस वगैरह बनाए हुए हैं, एस्टिमेशंस है, वो सारे ही डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर है, उसमें गारंटी नहीं ले सकते। And make reasonable economic decision on the basis of the information in the financial statement. और उनको यूजर्स है उनको कुछ भी इकोनॉमिक डिसीजंस बनाना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके बेसिस पर। ये 4 assumptions दिए हुए हैं, ये 4 assumptions आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। चलिए, The concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performing the audit. वैसे ही नाम भी इसका है ही, ऐसे 320 है, materiality in planning and performing the audit, and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements, if any, on the financial statements and informing in the auditor's report. और जो misstatement को determine करने के लिए और उस misstatement में से जो uncorrected misstatements है उनको हम report कैसे करेंगे, वो भी उसके टाइम पे भी हमें materiality ध्यान में रखनी रहेगी, राइट। फिर ये जो पूरा पैराग्राफ है वो एक बार आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल तक। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 2.24 पर, जो है ये जो हमने स्किप किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। When establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the financial statements as a whole. If हम जब भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वगैरह एस्टैब्लिश करेंगे तभी हम देख लेंगे कि मटेरियलिटी क्या रहेगी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए।
If, in the specific circumstances of the entity, there is one or more particular classes of transactions, account balances, or disclosures for which misstatement of a lesser amounts than the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statements, the auditor shall also determine the materiality level or levels to be applied to those particular classes of transaction, account balances, and disclosure. अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे ही, बट हमें लग रहा है कि कोई एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इवेंट्स है, राइट, या फिर अकाउंट बैलेंसेस है या डिस्क्लोजर है, उनके लिए जो मटेरियलिटी हमने डिसाइड की है उनसे कम मटेरियलिटी भी अगर होगी ना, तो उसमें भी अगर मिसस्टेटमेंट होगा तो हो सकता है कि जो यूजर है उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा. मतलब फॉर एग्जांपल हमने ओवरऑल जो मटेरियल डिसाइड की है वो 1 करोड़ रुपीस है, बट कोई ऐसा एरिया है कि जहां पर रिस्क ज्यादा है, कुछ भी अगर उससे 1 करोड़ से अगर 80 लाख की भी अगर मिसस्टेटमेंट है तो उससे भी इन्फ्लुएंस हो पाएगा, यूजर का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा. तो इट इज एडवाइजेबल कि उसके लिए हम वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, अकाउंट बैलेंस है या फिर डिस्क्लोजर है, उसके लिए हम मटेरियलिटी कम भी रख सकते हैं. तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, इवेंट्स या फिर अकाउंट बैलेंस या फिर डिस्क्लोजर के लिए जो ओवरऑल मटेरियलिटी है उनसे भी कम मटेरियलिटी हो सकती है, उनसे ज्यादा कभी नहीं होगी. 1 करोड़ रखी है तो उनसे कभी भी 1 करोड़ 30 लाख नहीं होगी, क्योंकि 1 करोड़ ओवरऑल है, उनसे स्ट्रिक्टन हो सकता है, दैट्स व्हाई वो मटेरियलिटी लेवल कम हो सकता है. राइट, समझ में आ रहा है. देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. Performance materiality means the amount or amount set by the auditor at a less than materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality for the financial statements as a whole. हो सकता है कि जो मटीरियलिटी से कम है, राइट, किसी भी चीज के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि जो अनकरेक्टेड या फिर अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो इंडिविजुअली मटेरियलिटी लेवल से कम है, बट अगर उसे हम एग्रीगेट करेंगे तो वो मटेरियलिटी से आगे बढ़ जाएंगे. तो उसके लिए हम अलग से मटेरियलिटी भी डिसाइड कर सकते हैं. तो उसमें मटेरियलिटी जो डिसाइड की है उनसे भी कम मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे कि अगर एग्रीगेट करेंगे इंडिविजुअली वो मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे, बट अगर जब हम एग्रीगेट करेंगे तो मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस कर देंगे. तो ऐसी चीजों के लिए हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं. हमने ओवरऑल 1 करोड़ रुपीस रखी है, पर जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो सकती है कि 70 लाख 75 लाख रख सकते हैं, ताकि उनका जब एग्रीगेट करेंगे ना अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है उनको, तब वो मटेरियलिटी लेवल को बढ़ जाएगा. If applicable, performance materiality also refers to the amount or amount set by the auditor at less than the materiality level or levels for particular classes of transactions, account balances and disclosure. तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है अगर एप्लीकेबल होगी तो वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर के लिए भी हो सकती है. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी है वो भी मटेरियलिटी लेवल से लोअर लेवल पर होगी. यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. हम बेंचमार्क नक्की करेंगे कि कौन से बेसिस पर हमें मटेरियलिटी डिसाइड करनी है. हो सकता है कि प्रॉफिट हमारे लिए बेंचमार्क हो कि चलो प्रॉफिट जो हुआ है उसका कुछ परसेंटेज, सेल्स रेवेन्यू है उसका कुछ परसेंटेज, ऐसे हो सकता है. असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल वगैरह कोई भी हमारा बेस हो सकता है कि जिसके बेसिस पर हम मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे. तो वो बेंचमार्क कौन सा होना चाहिए वो हमें समझना है. तो बेंचमार्क हम यूज करेंगे, पर वो बेंचमार्क कौन सा रखेंगे उसके लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू चूज एन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं कि जो अफेक्ट करेंगे हमें बेंचमार्क चूज करने के लिए. फर्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन सा एलिमेंट को हमें कंसिडर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. वो जनरली कोई एक एलिमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस एटसेट्रा. Whether there are items on which the attention of the users of the particular entity's financial statement tends to be focused. जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ऐसे पर्टिकुलर होगी, आइटम होगी, राइट, वहां पर उनका फोकस रहेगा. For the purpose of evaluating financial performance, users may tend to focus on profit, revenue और net assets. यूजर है उनका फोकस कोई एक चीज पर होगा, राइट. तो कौन सी चीज पर फोकस होगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे. The nature of the entity, whether the entity is
at in its life cycle and the industry and economic environment in which the entity operates, the entity's ownership structure and the way it is financed. राइट वो कौन से अपने लाइफ साइकिल के कौन से बेसिस पर, कौन से फेज पर है, राइट इंट्रोडक्शन है, फिर वो ग्रोथ है, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन वगैरह, वो आपने एसएम में पढ़ा होगा, वो पूरा चार्ट है, राइट। तो वो जो पूरा चार्ट है उस हिसाब से कौन से फेज पर है वो भी मैटर करेगा। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री कैसा है, कहां पर है, एंटिटी के ऑपरेशंस कौन से हैं, उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से उनका फाइनेंस मिला है, वो भी सारी चीजें मैटर करेगी। उनके एग्जांपल्स हैं, इफ एन एंटिटी इज फाइनेंस्ड solely by debt rather than equity, users may put more emphasis on assets and claims on them than on the entity's earnings। जहां पर जो एंटिटी है वो पूरी ही डेट से भरी हुई है, बहुत सारे बोरोविंग्स लिए हुआ है, राइट, तब फोकस असेट्स के ऊपर होगा, क्या वो बोरोविंग को पे करने के लिए उनके पास सफिशिएंट असेट्स है या नहीं, राइट। प्रॉफिट से ज्यादा, अर्निंग से ज्यादा उनकी जो यूजर्स होगा उनका फोकस रहेगा असेट्स के ऊपर, तो हम असेट्स को एज अ बेंचमार्क कंसिडर कर सकते हैं। रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, बेंचमार्क जो है उसमें कितने चांसेस है चेंज होने के, लाइक प्रॉफिट है वो काफी वॉलेटाइल है, राइट, तो उसे हम एज अ बेस नहीं ले सकते। वॉलेटाइल मतलब कि उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई एक ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब हमें ऐसा करना रहेगा। तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक तो एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा जो यूजर है उनका कहां पर फोकस रहेगा ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड पॉइंट है वो लाइफ साइकिल के कौन सा फेज है, इंडस्ट्री वगैरह कौन सा है, राइट, वो सारी चीजें देखनी है, एंड फोर्थ जो है रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। ये May 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, एज वेल एज प्रीवियस कोई अटेम्प्ट में भी पूछा था, तो ये 5-6 अटेम्प्ट में 2 बार पूछा हुआ है, और May 23 में पूछा है, तो फिर से November 23 में पूछने के चांसेस बहुत कम है, राइट, बट करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और ये समझने के लिए नेसेसरी था, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू डिटरमाइन द मेजरमेंट बेसिस ऑफ पीएम मतलब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, बट हम ओवरऑल मटेरियलिटी के लिए ही ये सारे बेंचमार्क एप्लीकेबल हो जाएंगे। पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पर हमें कौन सा बेंचमार्क लेना है वो ध्यान में रखना है। यहाँ पर यूजर्स का फोकस दिया हुआ है कि कौन सा चीजों पर हो सकता है और कौन सी चीजें कब हम कौन सा बेंचमार्क चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अर्निंग बेस्ड बेंचमार्क हम कब चूज करेंगे, अर्निंग बेस्ड में क्या हो सकता है, प्री टैक्स है, इनकम है, नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स है, ईबीआईटी है, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीटा है, ईबीआईटीडीए है, राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ग्रॉस मार्जिन्स है, तो वो कब हम चूज करेंगे। देन दूसरा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कैपिटल बेस्ड है तो उसमें इक्विटी एसेट्स, इस तरह से बेंचमार्क हो सकता है, बट ये बेंचमार्क हम कौन सा कब डिसाइड करेंगे, तो अर्निंग बेस्ड है मतलब ये सारे, राइट, वो कब हम कर सकते हैं कि अगर एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, क्योंकि उसमें अगर प्रॉफिट होता है, उनका पर्पस प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, तो हम प्रॉफिट पर फोकस कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल हो, अगर वो प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न करता हो तो हम प्रॉफिट पर फोकस कर सकते हैं। मैच्योर हो, ऑलरेडी प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया है, मतलब ग्रोथ स्टेज से मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच गया है, तो हम उसके ऊपर प्रॉफिट पर डिसाइड कर सकते हैं, राइट, या फिर कंसिडर इंडस्ट्री फाइनेंसिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट इनके अलावा कोई भी हो तो डिपेंड करेगा। देन एक्टिविटी बेस्ड या कैपिटल बेस्ड हम कब डिसाइड करेंगे, जब एंटिटी नॉट फॉर प्रॉफिट है, उनका पर्पस ही प्रॉफिट नहीं है, एनपीओ ट्रस्ट वगैरह हो गया, या फिर ब्रेक इवन और लॉस मेकिंग है, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस मेकिंग है, तब भी हम उनके पास प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम अर्निंग बेस्ड नहीं कर सकते, वहां पर हमें एक्टिविटी बेस्ड या फिर कैपिटल बेस्ड करना चाहिए, एज बेंचमार्क लेना चाहिए। या फिर स्टार्टअप है, अभी तक वो ग्रोथ बेसिस पर है, अभी मैच्योरिटी लेवल पर नहीं पहुंचा है, तो वहां पर भी हमें अदर देन प्रॉफिट हमें कंसिडर करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड या फिर कैपिटल बेस्ड हमें एज अ बेंचमार्क लेना चाहिए, राइट। ये बेंचमार्क के बारे में जो चीजें थी, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाना हो तो भी बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से आईएमपी है, तो ये अच्छे से करके जाइएगा। Examples of benchmarks that may be appropriate depending on the circumstances of the entity include categories of reported income such as profit before tax, total revenue, gross profit, and total expense, total equity or net assets value.
Profit before tax from continuing operation is often used for profit-oriented entities. When profit before tax from continuing operation is volatile, other benchmarks may be more appropriate, such as gross profit or total revenues. जहां पर हमें लग रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो वोलेटाइल है, तब हमें क्या करना चाहिए, ग्रॉस मार्जिन या फिर टोटल रेवेन्यू को हम बेंचमार्क ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो 4 प्रॉफिट्स प्रीवियस पेज पर पढ़े वो 4 पॉइंट्स फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। अगर वोलेटाइल है तो हमें दूसरे बेंचमार्क को लेना चाहिए। ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। चलिए, चूज एन बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा। हमने जो बेंचमार्क लिया, राइट, फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया प्रॉफिट, बट कौन से ईयर का प्रॉफिट, किसके बेसिस पर, वो फाइनेंशियल डेटा कौन सा होगा, क्योंकि हमने अभी समझा ना कि हम तो प्लानिंग स्टेज पर ही मटेरियल डिसाइड कर रहे, तो तब तो शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास उस ईयर के अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो क्या फाइनेंशियल डेटा हमारे पास होगा कि जिसके बेसिस पर हम बेंचमार्क डिसाइड करें, राइट, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है, कौन सा फाइनेंशियल डेटा रिलेवेंट है। इन रिलेशन टू चूज एन बेंचमार्क, रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा ऑर्डिनरीली इंक्लूड्स प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। प्रायर पीरियड के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, राइट, पीएनएल या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, उसे कंसीडर करेंगे। पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल हम 1 अक्टूबर को हम बेंचमार्क डिसाइड करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का हम फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। डेट टू पीरियड, राइट, पीरियड टू डेट मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से जिस डेट को हम बेंचमार्क डिसाइड करना है उस डेट तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। बजट्स और फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड, जिस ईयर का 23-24 का हमें अगर बेंचमार्क मटेरियलिटी डिसाइड करना है तो उसके लिए जो बजट्स फोरकास्ट बनाए हैं उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। Adjusted or significant changes in the circumstances of the entity, for example, a significant business acquisition and relevant changes of conditions in the industry or economic environment in which the entity operates। और हमें ये सारे जो चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स लेने की जरूरत है, एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है, तो उसे भी हम करेंगे, क्योंकि प्रायर पीरियड में फॉर एग्जांपल कोरोना वाला ईयर था तो हो सकता है कि वो नॉर्मल ईयर नहीं है, तो हम उसमें चेंजेस करेंगे। कुछ सिचुएशन चेंज होने वाली है इस साल में, तो उसे भी हमें कंसिडर करना है। बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह हुआ तो उसकी भी इफेक्ट हमें कंसिडर करनी रहेगी। तो यहाँ पर 4 चीजें हैं रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा के लिए। फर्स्ट, प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन पीरियड टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन बजट्स एंड फोरकास्ट, एंड फोर्थ एडजस्टमेंट्स। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पूछा नहीं है तो पूछने के चांसेस है। एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा। Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment। अब हमने बेंचमार्क डिसाइड कर लिया, लाइक प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू जो भी है, तो उसके ऊपर कितने परसेंटेज हमें कंसिडर करने हैं वो हमें ध्यान में लेना होगा, पर वो जो परसेंटेज डिसाइड करना है वो टोटली प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। There is a relationship between the percentage and the chosen benchmark such that a percentage applied to a profit before tax from the continuing operation will normally be higher than a percentage applied to total revenue। ये तो ऑब्वियस चीज है, टोटल रेवेन्यू है वो प्रॉफिट से ज्यादा ही, टोटल रेवेन्यू है वो प्रॉफिट से ज्यादा ही होगा, तो जो प्रॉफिट पर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू जो हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे ऑन द रेवेन्यू। बट वो कौन से कितने परसेंटेज अप्लाई करना है वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ये एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है। मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। फैक्टर्स दैट में, यहाँ पर फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें 4 अलग अलग फैक्टर्स तीन फैक्टर्स अलग समझाने वाले हैं। फैक्टर्स दैट में इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर फॉर व्हिच मिसस्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट्स इन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन से फैक्टर्स के बेसिस पर हमें डिसाइड करना है कि जो हमने ओवरऑल मटेरियलिटी डिसाइड की है उससे लेसर मटेरियलिटी डिसाइड करनी है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। उसके यहां पर 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट, वेदर लॉ रेगुलेशन or the applicable financial reporting framework affect users expectation regarding the measurement or disclosure of certain items, for example related party transaction and the remuneration of management and TCWG। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, लो रेगुलेशन जो एप्लीकेबल है उसके बेसिस पर ही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर हमें मटेरियलिटी कंसीडर करनी रहेगी। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंट है, तो वहां पर मटेरियलिटी हो सकता है कि ओवरऑल मटेरियलिटी से हम मटेरियलिटी कम रखें।
देन द की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। कोई एंटिटी जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है वहीं पर रिक्वायरमेंट है कि अलग से मटेरियलिटी हमें रखनी चाहिए क्योंकि वो स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री हो और उसके लिए की डिस्क्लोजर है। फॉर एग्जांपल R&D कॉस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पर R&D कॉस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसके लिए मटेरियलिटी हम अलग से रख सकते हैं। एंड थर्ड, वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेट। और हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर अटेंशन फोकस होना चाहिए, राइट। तो उससे के लिए भी हम मटेरियलिटी अलग से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस, राइट। ये 3 फैक्टर्स है, वो भी नहीं पूछे हैं आज तक, तो पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। बट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फैक्टर्स जो है, क्योंकि ये जो लाइन है वो बहुत सारी है तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर क्या है, मटेरियलिटी लेवल जो है वो लोअर रखना है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। तो उसके लिए कौन सा फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर जो 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। रिवीजन इन मटेरियलिटी लेवल्स एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। ऑडिट प्रोग्रेस होगा वैसे हम रिवाइज भी करेंगे मटेरियलिटी लेवल को, क्योंकि मटेरियलिटी लेवल है वो हमने प्लानिंग के टाइम पर किया है, राइट। तो हो सकता है कि जब ऑडिट प्रोग्रेस होगा तो हमें ज्यादा रिस्क वगैरह लग सकता है, तो हम मटेरियलिटी चेंज कर सकते हैं। मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर may need to be revised as the result of a change in circumstances that occurred during the audit. For example, a decision to dispose of a major part of entity's business, new information, or a change in the auditor's understanding of the entity and its operation as a result of performing further audit प्रोसीजर। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जिससे हमें पता चले कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर ऑडिटर्स की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है, या फिर हमने कोई ऑडिट प्रोसीजर की, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए थे उससे कुछ रिजल्ट अलग मिला है, तब हम रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है वो पढ़ लीजिएगा। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट अ लोअर मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, then that initially determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality and whether the nature, timing and extent of further audit procedure remain appropriate। हमने अगर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए कुछ अलग मटेरियलिटी रखी है जो ओवरऑल मटेरियलिटी से लोअर थी, तो उसमें भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो देखना है, एज वेल एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में भी चेंज करना है या नहीं वो देखना रहेगा। एज वेल एज हमें देखना है कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसको भी रिवाइज करना है या वो सेम रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट्स एंड द फैक्टर्स कंसीडर्ड इन देयर डिटरमिनेशन। मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के लिए मटेरियलिटी क्या है उसे डॉक्यूमेंट करेंगे। देन इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। अगर हमने मटेरियलिटी लेवल अलग रखी है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, तो उसके लिए जो मटेरियलिटी लेवल है वो उसके लिए भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड एनी रिवीजन ऑफ A to C एज द ऑडिट प्रोग्रेस्ड, राइट। और अगर इस तीनों में कोई भी चेंज की है तो वो भी हमें रखना रहेगा डॉक्यूमेंट में। तो 4 चीजें, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, थर्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड फोर्थ रिवीजन इन ऑल ऑफ दिस, राइट। अगर ऑडिट प्रोग्रेस हुआ उस टाइम पर हमने कोई भी अगर चेंजेस किए, रिवीजन किया है इन द मटेरियलिटी, तो वो भी हमें डॉक्यूमेंट करना रहेगा, राइट। ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, काफी सिंपल था, राइट। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें मटेरियलिटी भी कवर अप होता है। इसमें 2 मेजर एसेस हमने पढ़े, एसे 300 planning and audit of financial statement and as a 320 materiality in planning and performing the audit, right। होप आपको मजा आया होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपके सजेशंस, रिव्यूज कुछ भी हो तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर 4 के रिवीजन में, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।